नमस्कार। बुकोपीडिया में आपका स्वागत है और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। तो जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, टाइटल में क्या लिखा है, एवरीवन सेज आवर शिट डज नॉट स्मेल। हर कोई कहता है कि हमारी तो टट्टी से भी बदबू नहीं आती। तो ये कैसी सोच है, इसका क्या मतलब है और ये कहावत क्यों प्रचलित है? इसका मतलब ये है कि इंसानों का समाज जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसमें जो भी समूह होता है, इंसानों का जो भी समूह है, वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार करता ही नहीं है। वो हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि हम तो इतने अच्छे हैं कि हमारी बदबू भी सुगंध है, कि हमारा जो मलमूत्र है उससे भी खुशबू आ रही है। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, एक मेटाफोर है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसानों के समूह को अपनी कोई गलती नज़र आती ही नहीं है, अपनी कोई कमी नज़र आती ही नहीं है। इसलिए अपराध बढ़ता जाता है और समाज का कोई सुधार होता नहीं है। पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि समाज का कोई सुधार हो ही नहीं पा रहा है। दिन भर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। और जितनी सदियों पीछे आप जाएंगे, आपको ये कभी नहीं लगेगा कि इंसानों का समाज सुरक्षित था। हमेशा से ही जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, या जो भी वनरेबल है, अगर आदमी भी वनरेबल है तो उस पर हमला होता रहता है। ये क्या मामला है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपको धीरे से समझाना शुरू करती हूँ। देखिए, इंसानों का समाज मुख्य रूप से कैसे बटा हुआ है। एक तो स्त्री और पुरुष में बटा हुआ है। दूसरा, इनमें भी कैटेगरीज हैं कि आयु वर्ग क्या है, किसी का कम आयु वर्ग है वो किस तरह के लोग हैं, ज़्यादा आयु वर्ग के लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। फिर अलग अलग देशों में बटा हुआ है, अलग अलग कल्चर्स में बटा हुआ है। एक देश के अंदर भी विभिन्न प्रकार के कल्चर्स लोग फॉलो करते हैं। उन कल्चर्स में भी लोगों को अपनी कमियां नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले जो ह्यूमन ग्रुप है जिसकी मैं बात करूंगी, मर्द और औरत। तो जो मर्दों का ग्रुप है वो हमेशा अपनी तारीफ़ें तो बहुत करेंगे। वो बताएंगे कि दुनिया को कैसे उन्होंने शेप किया है, कैसे साइंस वो लेके आए, टेक्नोलॉजी वो लेके आए, इंजीनियरिंग वो लेके आए, फिलॉसफी वो लेके आए। बहुत सारा जो दुनिया का, आधुनिक दुनिया का जो शेप है वो उनकी वजह से हुआ। ये वो बात ज़रूर बताएंगे, लेकिन वो ये बात छुपाएंगे। वो ये बात कभी नहीं बताना चाहेंगे कि दुनिया का जितना नुकसान हुआ है वो भी उन्हीं आदमियों की वजह से हुआ है। उन्होंने रिलीजन्स बनाए, उन रिलीजन्स की वजह से उन्होंने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बनाए। उन कॉन्फ्लिक्ट्स में हज़ारों महिलाएं, बच्चे और दूसरे पुरुष मारे गए। तो ये जो रिलीजियस क्लैशेस होते थे, इनमें कितने ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। जो हिंसा होती थी युद्धों के माध्यम से, एक दूसरे की ज़मीन को हड़प लेने की मंशा से, एक दूसरे की देश पर कब्जा करने की मंशा से, एक दूसरे के संसाधनों को लूटने की मंशा से, और एक दूसरे की स्त्रियों को भी कब्जे में लेने की मंशा से, ये जो युद्ध हुए, इन सारे युद्धों के लिए आदमी ही जिम्मेदार हैं। क्रूरता जो मनुष्यों के इस ग्रुप ने दिखाई है, यानी कि पुरुषों ने दिखाई है, उसकी तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो देख लीजिए, आप भारत का ही एग्जाम्पल लें तो माना जाता है कि भारत में इस्लामिक हमलावरों ने 8 करोड़ लोगों की हत्या कर दी है। तो जब से लेकर इस्लाम चला है, तब से लेकर इस्लाम के नाम पर कि तुम लोग हमारी तरह नहीं सोचते हो, जैसे हम किसी अल्लाह को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, तुम लोग नहीं मानते हो, तुम लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम्हारी सोच सही नहीं है, हमारी सोच सही है, ऐसा सोचकर मुस्लिम पुरुषों ने भारत पर हमला किया। और वो हमला करते ही चले गए, लगातार करते चले गए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूरता की मिसाल कायम की। हर बार हर एक नया इस्लामिक शासक आता था और वो सोचता था कि मैं पहले से ज़्यादा, पिछले वाले शासक से ज़्यादा क्रूरता हिंदू समाज के प्रति दिखाऊं। तो ये क्रूरता बहुत ज़्यादा थी। जैसे आपने तैमूर लंग के बारे में सुना है, जिससे प्रभावित होकर सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। और पहले तो ये बताने की कोशिश उन्होंने की थी कि तैमूर किसी बहुत ही अच्छी रोशनी या कुछ ऐसे पॉजिटिव नाम है। बाद में ये बात खुलकर सामने आ गई कि वो इतिहास से काफ़ी प्रभावित हैं, और क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम हमलावरों से आइडेंटिफाई करते हैं, और इसलिए उन्होंने तैमूर, जिसने कि बहुत ज़्यादा हिंदुओं की हत्या करके दिल्ली में मीनारें लगा दी थी, हिंदू लोगों की हत्या करके उनके सरों की,
उससे प्रभावित होकर अपने बच्चे तक का नाम वो रखा। तो इस्लामिक हमलावरों ने कितने ज़्यादा मनुष्यों की हत्या की है। तो ये जो मनुष्यों का समूह है, ये पुरुषों का समूह है, ये सारे के सारे पुरुष हैं। अब इनका मुकाबला करने के लिए पश्चिम से क्रूसेड्स चले थे, जो ईसाई थे वो इन मुस्लिम हमलावरों का मुकाबला करने के लिए चले थे, और वहाँ भी जहाँ जहाँ की आर्मीज गई वहाँ पर उन्होंने क्रूरताएं की। तो आदमी की वजह से हमेशा ही युद्ध होते रहे, युद्धों में स्त्रियों का बलात्कार होता रहा, बच्चों तक की हत्या होती रही, लोगों को चाहे वो पुरुष हो या स्त्री उन्हें बंदी बनाया जाता रहा, और ऐसा ही सारा इतिहास रहा है। लेकिन अगर आप पुरुषों से पूछो तो कभी भी ये जो क्रूरता उन्होंने की है, उनके समूह ने जो ये क्रूरता की है, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। वो चीज़ वो बिल्कुल भी बताना नहीं चाहेंगे। वो सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि हमने क्या क्या पॉजिटिव इस दुनिया के साथ किया। जैसे वो साइंस और टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी इन चीज़ों की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वो ये भी बात है कि बैकग्राउंड में महिलाओं के योगदान को भी बिल्कुल हटा लेना चाहेंगे कि एक दूसरा जो मनुष्यों का समूह है महिलाएं, उनका कितना योगदान रहा इन चीज़ों में। अब जैसे पता चल रहा है कि पश्चिमी जगत में तो बहुत सारे आविष्कार थे जो महिलाओं ने किए थे, जिसका क्रेडिट जो है पुरुषों ने ले लिया। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे छोटी से छोटी विंडशील्ड जो है वो महिलाओं ने आविष्कार की थी, जिससे गाड़ी चल सके। बहुत सारी आविष्कार जो है महिलाओं ने किए थे। वाईफाई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर मैं स्त्रियों द्वारा किए आविष्कार बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैडम क्यूरी से लेकर हर महिला ने आविष्कार भी किए। एक तो उन आविष्कारों का क्रेडिट पुरुषों ने ले लिया, दूसरा एक और चीज़ थी कि अगर महिला अपने आप से कुछ आविष्कार कर भी नहीं रही है तो भी जो पुरुष आविष्कार कर रहा है उसका घर किसने संभाला हुआ है, उसको पूरी तरह से सपोर्ट सिस्टम उसका क्या है, वो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उसे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, खाना पीना, कपड़ा, रहने के लिए घर, सिर्फ मकान नहीं, रहने के लिए जो घर बनाती है, जो उसके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करती है, जो उसके लिए बच्चे पैदा करती है, उन बच्चों को जो खुद पालती है, उस स्त्री का योगदान जो है पुरुष समाज बिल्कुल ही भूल जाता है कि ये तो सेकेंडरी ह्यूमंस हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जबकि जिन्हें सेकेंडरी ह्यूमंस माना जाता है, उनके सपोर्ट के बिना ना साइंस चल सकती थी, ना इंजीनियरिंग चल सकती थी, ना टेक्नोलॉजी, ना फिलॉसफी, कुछ भी नहीं, ना पॉलिटिक्स, कुछ भी नहीं, क्योंकि महिलाएं हमेशा बैकग्राउंड में इन पुरुषों को सपोर्ट देती रही, तो इसीलिए ये चीज़ें हो पाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी कोई आविष्कार करता है तो वो आदमी 3 वक्त का खाना खुद नहीं बना रहा होता, वो आदमी अपने कपड़े खुद नहीं धो रहा होता, वो आदमी अपने घर के बर्तन खुद नहीं धो रहा होता, वो आदमी अपने घर का साफ सफाई का इंतजाम खुद नहीं कर रहा होता। तो बहुत कुछ ऐसा है जो बैकग्राउंड में महिलाएं करती चली गई, लेकिन पुरुषों के समूह ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन क्रेडिट ना देना और बात है, ये सारा क्रेडिट खुद लेना भी और बात है, लेकिन ये कहना कि हमारे समूह में, मतलब पुरुषों के समूह में कोई कमी ही नहीं है, हम तो बहुत महान हैं, हमने इस दुनिया को आधुनिक बनाया है, ये वो बात मानते हैं, लेकिन जो क्रूरता उन्होंने दिखाई है स्त्रियों के प्रति, बच्चों के प्रति, दूसरे पुरुषों के प्रति, उसको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। वही बात है कि हमारा तो गोबर भी, हमारा तो गो भी खुशबूदार है, हम में कोई कमी है नहीं। अब हाल ही की बात ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुरुषों की क्रूरता के कितने किस्से सामने आते हैं, और हमेशा वो उस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि एक समूह के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास के पुरुषों का बिहेवियर चेकआउट करें और उन्हें कॉल आउट करें। छोटे छोटे अपराध करने वाले जो पुरुष हैं वो बहुत गंभीर और बड़े अपराध और घिनौने अपराध करते हैं, लेकिन ये छोटे अपराध बड़े अपराधों में तभी बदलते हैं जब उनके आसपास के पुरुष उन पर कभी कोई नुक्ताचीनी करते ही नहीं हैं। जैसे अब मैं असल में घटनाओं से रिलेट करके बताऊंगी कि कैसे पुरुष अपने अंदर की कोई कमी देखते ही नहीं है। और चिंता मत कीजिए, जो ये वीडियो अब तक देख रहा है उसने ये ज़रूर कमेंट करनी है कि आप महिलाओं के बारे में नहीं बता रहे, कि महिला जो एज अ समूह है वो अपने अंदर कौन सी कमी नहीं देख रही है और कौन सी सारी जो कमियां हैं वो दूसरे समूह में देख रही है। मैं उस तक भी आऊँगी, पहले पुरुषों का सुन लीजिए। इस सबसे बड़ी जो घिनौनी बात है वो है दुष्कर्म की। जब पुरुष दुष्कर्म करते हैं तो दूसरे पुरुष उसके बारे में ना तो बात करते हैं, ना दूसरे पुरुषों को अकाउंटेबल ठहराते हैं, ना इस बात की चिंता करते हैं कि मनुष्यों के समूह के तौर पर इस बर्ताव को कैसे सुधारा जाए। वर्षों से, सदियों से दुष्कर्म तो होता ही आया है, स्त्रियों का, बच्चों का, जानवरों का और मृतकों का, और ये जो दुष्कर्म है ये ज़्यादातर पुरुष ही कर रहे हैं। मैं आपको हाल ही का एग्जाम्पल देती हूँ। राजस्थान में 14 वर्षीय बच्ची को घर से भटक जाने की वजह से पुरुषों ने
32 पुरुषों ने दुष्कर्म किया। अब आप किसी भी पुरुष का कमेंट उस पर ये नहीं सोचेंगे कि ये देखेंगे तो कि हाँ कुछ पुरुषों ने कहा कि गलत बात है, फांसी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन जो महिलाओं के प्रति सोच है, जो महिलाओं को अपने से नीचा समझने की सोच है, या कोई अकेली महिला या बच्ची एक शिकार है कि इसे जल्दी से हड़प लो, उस सोच के बारे में वो अपने आसपास के पुरुषों से कोई बात नहीं करते। वो अपने आसपास के लड़कों को देखते हैं महिलाओं का मजाक उड़ाते हुए, उन्हें अपमानित करते हुए, छेड़छाड़ करते हुए, लेकिन वो उनका बिहेवियर चेकआउट नहीं करते और एक समूह के तौर पर कभी भी जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उनकी वजह से समाज में हमेशा डर व्याप्त है। जैसे ही कोई घटना आती है वो इस घटना से खुद को अलग करने के लिए कहते हैं कि नॉट ऑल मैन, यानी कि सभी पुरुष ऐसे नहीं हैं। स्त्रियां जवाब में ये कहती हैं कि नॉट ऑल स्नेक्स, यानी कि सारे सांप जहरीले नहीं हैं, लेकिन स्त्रियों, बच्चों, मृतकों, बुजुर्गों और पशुओं को क्या पता है कि कौन सा सांप जहरीला है, इसी तरह कौन सा पुरुष खतरनाक हो सकता है, ये क्या पता है। तो जो 32 पुरुषों ने 5 दिन तक अलग अलग होटलों में ले जाकर उस बच्ची का दुष्कर्म किया, उन पुरुषों की कुछ वीडियो चली है, पता उन्हीं पुरुषों की है या किसी और घटना की है, लेकिन किसी के सर पर सींग नहीं लगे हुए हैं, सब साधारण ही दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं जैसे आप और मैं हैं। तो फिर मीडिया कहती है ये दरिंदे, तो वो दरिंदों जैसे नहीं दिखते, वो वैसे ही दिखते हैं जैसे आप और मैं दिखते हैं। तो फिर क्यों ये जो कमी है इसको पुरुष डिस्कस नहीं करते हैं, पुरुष इसको कम करने का प्रयास नहीं करते हैं, पुरुष इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इससे पल्ला झाड़ना चाहते कि वो इतनी क्रूरता महिलाओं, बच्चों के प्रति कर रही हैं। ये तो राजस्थान की घटना है। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो पुरुष हैं जो दुष्कर्म करते हैं वो भी खुद अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं स्वीकार करते, वो भी कहते ही नहीं है कि हमारे अंदर कुछ कमी है। ये राजस्थान की घटना के अलावा यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तानी मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स, ये गैंग सामने आए जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और अनाथ ब्रिटिश बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते और फिर उन बच्चियों को आपस में बांटते चले जाते। ये उन्होंने जो है दुष्कर्म की चेन बनाई हुई थी। ऐसी ही दुष्कर्म की चेन जो है ख्वाजा अजमेर शरीफ के खाविंदों ने बनाई थी 1990s में, और उन्होंने सेंट सोफिया स्कूल की लड़कियों को निशाना बनाया, उन लड़कियों की से दुष्कर्म की चेन बनाई, उनकी तस्वीरें खींची, फिर उन लड़कियों से बोला अपने घर की माँ को, बहन को, मौसी को इनको लेके आओ। इस तरह से वो जो दुष्कर्म का जो जाल था वो पूरे अजमेर में फैलता चला गया था। तो समूह के तौर पर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी पुरुष हो, रिलीजन से नहीं, ये जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग बना के क्राइम करते हैं ये कभी भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते ही नहीं। हमेशा ये इनके दिमाग में रहता है कि ये तो लड़की ही ऐसी थी, ये तो गलत जगह पे थी, गलत कपड़े पहने हुए थी, और इस तरह। अब निर्भया के जो दुष्कर्म जिन्होंने किया था उनकी बात करती हूँ। आपको पता है उन लोगों को फांसी होने वाली थी, फिर भी उनको जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्होंने इतना घिनौना काम किया है। उन्होंने ना केवल उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था बल्कि उसके गुप्तांग में सरिया डाल के अंदर से आते बाहर खींच दी थी। इस भयानक क्रूरता के बावजूद उनका ये कहना था कि वो लड़की रात में जो है सफर कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तो वो लड़की एक सही लड़की नहीं थी, वो गलत टाइम पर बाहर थी। उस लड़की ने सही कपड़े नहीं पहने थे, उसने जीन्स टी शर्ट पहनी थी। वो लड़की सही नहीं थी क्योंकि उसकी पुरुष से मित्रता थी, मतलब बॉयफ्रेंड था उसका। मतलब वो लड़की गलत टाइम पर थी, बाहर थी, गलत कपड़े पहने थी, गलत उसका चरित्र था, गलत जो है इंसान के साथ थी, वो पूरी तरह से इनके हिसाब से ट्रेडिशनल नहीं थी, तो वो डिजर्व करती थी। तो आप समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति, इन्होंने इतना घिनौने काम किया है कि सरकारों को फांसी देनी पड़ी है उन लोगों को, फिर भी वो ये स्वीकार नहीं करते कि वो इतना घिनौना काम उन्होंने किया है कि उसमें उनकी गलती है। पुरुषों का समूह हमेशा कहता है कि गलती महिला की है। ये तो रही महिलाओं की बात, बच्चियों की बात। अब आप देखिए कि 2 महीने की बच्ची से लेके 80-90 साल तक की बुढ़िया के साथ दुष्कर्म होता है। राजस्थान में एक व्यक्ति ने अपनी सगी माँ के साथ दुष्कर्म किया जो कि हिंदू था। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी सगी माँ के साथ दुष्कर्म किया जो कि मुस्लिम था। तो ये यूनाइटेड बाय मिसोजिनी, यूनाइटेड बाय महिला घृणा, यूनाइटेड बाय लस्ट, ये सब चल ही रहा है। अब महाराष्ट्र के जो मुंबई है उसके आसपास 100-150 किलोमीटर दूर जो इलाके हैं वहाँ पर आदिवासी इलाका है जिन्हें ईसाई बना दिया गया है ईसाई मिशनरियों द्वारा। वहाँ के इलाके के कुछ लोगों ने मिलकर
एक मॉनिटर लिजार्ड, एक बड़ी बड़ी छिपकली, उसके साथ दुष्कर्म किया। एक जानवर है उसके साथ भी दुष्कर्म किया। अब क्या जानवर भी जिम्मेदार है? मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, जानवर जिम्मेदार है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो फ्यूनरल होम्स होते हैं, हिंदुओं में तो फ्यूनरल होम्स का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर तो सीधा मृतक को शमशान में ले जाकर जला दिया जाता है। लेकिन ईसाइयों में फ्यूनरल होम्स का कंसेप्ट होता है, क्योंकि वो मृत्यु को जो है देह को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसलिए वो मृतक देह को पहले किसी फ्यूनरल होम में पहुंचाते हैं, जहां पर इम्बालमेंट किया जाता है। मतलब ऐसे द्रव्य शरीर पर लगाए जाते हैं ताकि जो शरीर है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सके धरती के नीचे। और इसलिए जो है फ्यूनरल होम्स होते हैं। फ्यूनरल होम्स में आदमियों को एम्प्लॉय करने से बहुत झिझका जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो आदमी है वो मृतक देह के साथ भी दुष्कर्म कर देते हैं। और बहुत बार ये बात सामने आती है कि जो महिलाएं या बच्चियां कोमा में हैं, कोमा पेशेंट्स हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, डॉक्टर मरीज के साथ दुष्कर्म कर रहा है, छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, जानवरों के साथ हो रहा है। बेस्टीलिया कहते हैं जानवरों के साथ दुष्कर्म को। ज़्यादातर बेस्टीलिया के केस तो पुरुष करते हैं। नेक्रोफीलिया होता है मृतक देह के साथ दुष्कर्म, तो मृतक देह के साथ दुष्कर्म पुरुष करते हैं। पेडोफिलिया का मतलब होता है छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म, और वो भी पुरुष करते हैं। लेकिन पुरुष समाज अपनी गलती कभी नहीं मानता, और ये भी बहुत कहता है कि हम रक्षक हैं। मतलब एक पति जो है वो एक स्त्री का रक्षक है। जब एक स्त्री छोटी आयु की होती है तो पिता उसका रक्षक है, और जब वो बहुत वृद्धा हो जाती है तो पुत्र उसका रक्षक है। तो मैंने आपको बताया अभी पुत्रों की करतूत की, राजस्थान और यूपी में एक पुत्रों ने अपनी सगी माँ के साथ दुष्कर्म किया। अभी पिता अपनी सगी पुत्रियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हुए बहुत सारी न्यूज़ेस आपको मिल जाएंगी, जानवरों के साथ मिल जाएंगी। तो अब आप देख लीजिए कि ये समूह जो है क्यों नहीं अपने अंदर झांकता है, और अपने अंदर की इस जो प्रवृत्ति है इसके बारे में बात करता क्यों नहीं है, दूसरों पर इल्जाम क्यों लगा देता है। जो पीड़ित समूह है, जो इनका शिकार है, उस पर इल्जाम लगा देता है। अब कई मामलों में तो जहाँ पे पीड़ित व्यक्ति जीवित है उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो लड़की ऐसी थी, वो ऐसा कर रही थी, वैसा कर रही थी, उसी की गलती होगी, उसी ने कुछ किया होगा। लेकिन यहाँ तो जानवर, बच्चे और मरे हुए लोगों पर बात आ रही है, तो इन पर कैसे इल्जाम डालेंगे। तो यानी ये जो समूह है अपने अंदर की इस क्रूरता को डिस्कस ही नहीं करना चाहता। जैसे एक और मैं घटना आपको बताती हूँ, फ्रांस की घटना है। 2 वर्ष पहले फ्रांस में एक अनोखा मामला सामने आया। डोमिनिक पेटीकोट नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो सरेआम मार्केट में लड़कियों के स्कर्ट्स उठा रहा था। और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसका फ़ोन खंगाला गया। जब उसका फ़ोन खंगाला गया तो पता चला उसके पास हज़ारों वीडियोस हैं एक बुजुर्ग महिला के दुष्कर्म कर रहे हैं उस महिला के साथ अलग अलग तरह के लोग। बाद में जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि वो बुजुर्ग महिला उसकी खुद की पत्नी है। ये व्यक्ति भी काफ़ी बुजुर्ग था। तब इस आदमी ने कन्फेस किया कि पिछले 10 वर्षों से उसने एक वेबसाइट व्हेनेवर शी स्लीप्स, जब वो सोती है, ऐसी वेबसाइट में अपनी पत्नी के निर्वस्त्र करके, उसको बेहोश करके वीडियोस डाले, और अलग अलग समूहों को, अलग अलग आदमियों को आमंत्रित किया कि वो उसके घर आए और उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करें। ये सिलसिला 10 साल तक चलता रहा, और उस महिला के साथ 100 से ज़्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया था। जब भी उस महिला के शरीर में कुछ पीड़ा होती, वो डॉक्टर्स को दिखाने जाती, तो उसका पति यही कहता कि पता नहीं कैसे ये बीमारियां लग गई होंगी, जबकि उसको तरह तरह की जो है बीमारियां, जो गुप्त रोग होते हैं, उस महिला को हो गए थे। तो देखिए एक पुरुष ने अपनी ही पत्नी के विरुद्ध इतना भयंकर भारी षड्यंत्र रचा। इसके अलावा यूरोप में एक ग्रुप सामने आया था इंटरनेट पे, जो पता चला था कि ये जो पूरा समूह है जिसमें 70,000 से ज़्यादा लड़के और आदमी शामिल थे, जो कि ये एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे कि हम कैसे अपनी ही बहनों का और अपनी ही माँओं का दुष्कर्म करेंगे। तो पुरुषों का समूह अपने अंदर हुई हिंसा को कभी स्वीकार नहीं करता है। अब बहुत सारी चर्चाएं शामिल हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस शामिल हैं जिसमें महिलाओं ने पुरुषों की हत्या की है या उनकी हत्या में शामिल रही हैं। आपको पता है इन सारी हत्याओं में पुरुष ही
हत्यारा है, बस महिला उसके साथ है। लेकिन ये जो पुरुष हैं उस महिला पर आक्षेप करेंगे, उन पुरुषों पर आक्षेप नहीं करेंगे जो कि उस हत्या में साथ हैं। मैं बात कर रही हूँ चाहे राजा रघुवंशी की हत्या हो जो कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने करवाई थी, चाहे मुस्कान रस्तोगी द्वारा अपने पति की हत्या करना हो, चाहे अभी हाल ही में जो सिया गोयल का मामला आया है, ये तीनों हत्याएं या इस ऐसे ही बहुत सारे जितने भी केसेस होते हैं, सब में लड़की का बॉयफ्रेंड शामिल होता है। लेकिन उस बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं की जाती, ज्यादातर उस लड़की के बारे में ही बात की जाती है, क्योंकि चाहे मेन राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे पुरुषों का कोई भी समूह हो, वो हमेशा अपने उंगली जो है महिला की तरफ ही करना चाहता है, खुद की तरफ नहीं। वो ये बात स्वीकार करना ही नहीं चाहता कि पुरुष कितने हिंसक हैं, कि पुरुष पुरुषों को मार रहे हैं, कि पुरुष दुष्कर्म कर रहे हैं, कि पुरुष बड़े पैमाने पर अपराध कर रहे हैं। हिंसा के जितने भी अपराध हैं वो पुरुष ही करते हैं, लेकिन पुरुष हमेशा अपने आप को रक्षक दिखाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं। वो ये बात स्वीकार ही नहीं करते कि उनके ग्रुप में प्रॉब्लम है। अब बात आती है महिलाओं की। जी हाँ, 20 मिनट हो गए हैं और मुझे लगता है कि शायद आप में से कोई सज्जन पुरुष ऐसा होगा जो इंतजार करेगा कि मैं हर तरफ का सच बोलूं महिलाओं के बारे में। महिला जो है जो ग्रुप है मनुष्यों का, सेकंड नंबर पे आता है। पहला तो ग्रुप मैंने डिस्कस किया पुरुषों का, सेकंड नंबर पे महिलाओं का। महिलाएं ये कहती रहती हैं कि पुरुष ने हमें गुलाम बनाया है, पुरुषों ने हमें गुलाम बना दिया है और हमें घर तक, परिवार तक, बच्चों तक और किचन तक और इन सब तक सीमित रखा है, और हमारी जो तरक्की है उसमें वो बाधक बनी है। हम इतने ज़्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिलॉसफी, तरह तरह के करियर्स में हिस्सा नहीं ले पाए। हमारा जो वर्किंग परसेंटेज है, जो मनुष्य काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, उसमें भी हमारा परसेंटेज आधे से भी कम है, क्योंकि हमें पुरुषों ने घर में बांध दिया है। ये इनका दावा रहता है। ये बात सच भी है, लेकिन ये महिलाएं अपनी गलती कभी नहीं स्वीकार करती कि कोई भी आपको गुलाम नहीं बना सकता जब तक कि आप अपनी गुलामी में खुद भागीदारी ना दे रहे हों। जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, तो भारतीय लोग जब तक उसमें भागीदारी देते जा रहे थे तब तक हम गुलाम बने रहे। तो अंग्रेज तो 30,000 या 3 लाख थे जब तक वो भारत से गए, लेकिन जब अंग्रेज भारत से गए तो भारत में उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 3 लाख थी। भारत की आबादी उस समय भी इतने सारे ऑपरेशन के बाद, इतनी सारी हत्याएं करने के बाद, बहुत सारे फैमाइन यानी कि मानव निर्मित जो भुखमरी है वो आने के बाद भी हमारी पॉपुलेशन 33 करोड़ थी। लेकिन उन्होंने कैसे हम पर राज कर लिया? हमारे अपने सहयोग से ही। तो हम ही सहयोग कर रहे थे, हम ही जो है अंग्रेज फौज में सिपाही थे, हम ही अंग्रेज़ों के हुक्म बजाते थे, हमारे ही राजे रजवाड़े उनके साथ समझौते कर करके अपने आप को अपने ही देश में एक सेकेंडरी फोर्स बनाए हुए थे। तो 626 रियासतें, आई थिंक 600 समथिंग, तो उस समय भी थी जब अंग्रेज गए थे। तो इतने सारे राजे रजवाड़े थे। इन राजे रजवाड़ों का सीधा राज नहीं था, ये लगान का एक बड़ा हिस्सा जो है देते थे अंग्रेजों को। तो मतलब ये राजे रजवाड़े, ये जनता सारा का सारा अंग्रेजों का सहयोग कर रही थी हमें ही गुलाम बनाने के लिए। तो चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, क्योंकि उनकी सारी व्यवस्था हिंदुस्तानियों ने ही चलाई हुई थी, चाहे वो मानसिक सहयोग हो। बहुत लोग ये मानते थे कि अंग्रेज सही हैं राज चलाने के लिए। तो हर तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से जो है हिंदुस्तानी सहयोग कर रहा था। अब बात आती है महिलाओं की। महिलाएं गुलाम हैं क्योंकि महिलाएं अपनी गुलामी में पूरा पूरा सहयोग कर रही हैं। जैसे अफगानिस्तान की महिलाएं, आदमियों ने गुलाम उनको बना लिया है। आदमियों ने बैंकर्स को भगा दिया कि तुम बैंक में नौकरी नहीं करोगी, टीचर्स को भगा दिया कि तुम टीचिंग नहीं करोगी, डॉक्टर्स को भगा दिया कि तुम कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हो, तुम सब घर में बैठो, तुम सब चूल्हा चौका करो, तुम्हारी बाहर तो नजर आना कुछ भी नहीं है। अब ये महिलाएं कितनों को मारेंगे? अगर ये महिलाएं ये निर्णय ले लें कि हम बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे इस मामले में, चाहे हमारे को मारो, कुछ भी करो, लेकिन हम इस तरह से गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, तो कब तक ये चल सकता है? ये नहीं चल सकता। लेकिन महिलाएं वहां गुलामी स्वीकार कर रही हैं और ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। अब भारत में जब महिलाओं को ये घर में बांध दिया जाता है, तो कितनी महिलाओं को हाथ पांव बांध कर उनको घर में धकेल दिया जाएगा? वो खुद क्यों नहीं निकलती हैं? जब वो कहती हैं कि शादियां में उन्हें बहुत ऑपरेशन हो रहा है, तो वो शादी से बाहर खुद नहीं निकलती हैं। वो कहती हैं हमें सहारा चाहिए, सहारा चाहिए, कभी पिता का चाहिए, कभी इसका चाहिए। ज़्यादातर महिलाएं
के हाथ पैर सही सलामत हैं, हाथ पैर है, दिमाग है, कमाओ खाओ, कुछ करो, अपनी तरफ से कोशिश करो, कहीं जाओ, कहीं किराए पर मकान लो, पुलिस का सहयोग लो, लॉयर्स का सहयोग लो, नहीं ले सकती हो तो छोड़ दो, डिवोर्स का प्रोसीजर नहीं कर सकती हो तो फिर भी अगर शादी में पीड़ित हो तो छोड़ दो, अपना कुछ करो। आप क्या सिलाई नहीं कर सकते, आप क्या कढ़ाई नहीं कर सकते, बुनाई नहीं कर सकते, पार्लर का काम नहीं कर सकते, अगर अनपढ़ हो तो क्या चीज़ें नहीं बेच सकते, साड़ियाँ एक दूसरे को बेच सकते हो, बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। लेकिन ये महिलाएं घर में पड़ी रहती हैं और 100-100 साल तक, मतलब कोई बूढ़ी हो जाएगी तब तक वो रोती रहेगी कि मैं तो इतना पिटी, मैं इतना प्रताड़ित हुई, मेरी सास ऐसा करती थी, मेरा ससुर ऐसा करता था, मेरे देवर ने मारा, देवरानी ने मारा, ननद ने, नंदोई ने, जेठ ने, जेठानी ने, पूरे रामायण बनाती रहेगी, लेकिन कभी भी खुद कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेगी, खुद उस पीड़ा में सहयोगी बनेगी, खुद को पीड़ा पहुंचाने में सहयोगी बनेगी। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक महिला का एग्जाम्पल ऐसा है जो जब भी मेरे दिमाग में आता है कि महिलाएं इस गुलामी से बाहर निकल सकती हैं, उस महिला का चेहरा मेरे सामने आता है। ये महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसकी शादी जो है, इसकी शादी और इसकी बहन की शादी एक ही घर में हो गई। इसकी शादी जिस व्यक्ति से हुई थी वो बहुत भड़कीला था, उसको कोई भी भड़का देता था तो वो अपनी पत्नी को मारने लग जाता था। कोई घर में खास आमदनी भी नहीं थी, कोई खेती भी नहीं थी। जब भी अपने माँ बाप से शिकायत करती तो जैसा कि कहा जाता है एडजस्ट कर लो, इसी तरह से कहा जाता था एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, औरत को तो यूं ही निभाना होता है, नीची खींचनी होती है, औरत की तो यही ज़िंदगी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, हमने भी मार खाई थी, तुम भी मार खाओ, ये तो होता रहता है, इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। पुलिस में जाना तो गांव की बदनामी है, पुलिस में जाना तो परिवार की बदनामी है, कुछ भी मत करो, तुम बस जैसी हो वैसे ही रहो, मार खाती रहो। लेकिन इस महिला ने अपने घर से पैसे उठाए और ये गाँव से शहर आ गई अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर, और फिर वहाँ पर इसने किराए के लिए घर ढूंढा, इसे किराए का घर मिला और इसने ये डिसाइड किया, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं है, इसकी बहन भी इसका सहयोग नहीं करती थी, इसका बाप भी नहीं करता था, माँ भी नहीं करती थी, कोई भी इसके पक्ष में नहीं था। तो सोचिए कितनी ज्यादा असहाय ये औरत होगी। ये अनपढ़ औरत अपने 2 बच्चों को लेकर शहर में आ गई है, किराए का घर ढूंढ रही है, और किराए का घर मिलने के बाद इसने घर घर जाकर ये पूछना शुरू किया कि मुझे झाड़ू पोछे के लिए कौन रख लेगा। तो ये महिला जिस बिरादरी से आती थी, जिस जाति से आती थी, वहाँ के लोग आमतौर पर झाड़ू पोछा और इस तरह के काम करते भी नहीं हैं। फिर भी इसने कहा कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित पालना चाहती हूँ, मैं ना खुद मार खाना चाहती हूँ, मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे हिंसा का शिकार हों। इसकी कोशिशों से, और मेरे पिता ने इसका सहयोग किया था, इसको एक हॉस्पिटल में स्वीपर की जॉब मिल गई। तो जाट होते हुए इसने स्वीपर का काम किया। उसके बाद इसका पूरा खानदान, इसका मायका और इसका ससुराल सब मिलकर इसके पास आ गए ये कहने के लिए कि तुम हमें बदनाम कर रही हो। तो इसने कहा कि क्योंकि ये अनपढ़ औरत थी और कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लेकिन कोर्ट आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप किसी आदमी के पास घुस कर रहो जो आपको मारता है। तो इस महिला ने कहा कि अब मैं पुलिस बुला रही हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मैं ना गांव में रहूँगी, ना मैं जॉइंट फैमिली में रहूँगी, क्योंकि औरतों का ये बहुत रोना होता है कि हाय हमें तो शादी एक आदमी से होती है लेकिन उसका पूरा खानदान ढोना पड़ रहा है, उसका पूरा खानदान हमारे खिलाफ गैंगअप हो गया है, बुली हो गया है, सारे इकट्ठे हो गए हैं और हम पर शब्दों से और मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। तो ये निकली वहाँ से। तो अब उसके बाद जो है इसका आदमी इसके पैरों में गिर गया और इसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मुझे भी अपने साथ रख लो। वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगा और उसने अपनी जो बुरी आदतें थी वो सारी छोड़ दी, मतलब मारपीट उसने छोड़ दी बिल्कुल, और सज्जन व्यक्ति बन गया। तो क्यों नहीं महिलाएं अपनी गुलामी से बाहर निकलती, और अगर निकल भी जाती हैं, अगर किसी महिला ने अपना पीड़ा पहुंचाने वाला पति और ससुराल छोड़ भी दिया है तो वो दूसरे की गोद में घुसने की क्यों कोशिश करती है? जब ये औरत अपने बच्चों के दम पर, एक माँ के से ज्यादा शक्ति क्या होती है, जब एक औरत अपने बच्चों को पालने का फैसला करती है तो उसे दूसरे आदमी की क्या जरूरत है? तो मैं ऐसे किस्से सुनती हूँ कि एक औरत है जिसका डिवोर्स हो गया लेकिन इससे उसका चक्कर हो गया, या अपने पति को छोड़ा एक दूसरे के चक्कर में पड़ गई और दूसरे वाले ने भी उसे धोखा दिया, दूसरे वाले ने कहीं मार के गाड़ दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तुम अपने ऑपरेशन का, तुम अपनी गुलामी का खुद क्यों कर रही हो? तो ये तो हो गया पुरुष और स्त्रियों का, कि पूरी दुनिया में स्त्रियां खुद ही अपनी गुलामी में सहयोग कर रही हैं। पितृ सत्ता जो है, जो पिता की सत्ता है, जो पुरुष की सत्ता है, उसका सहयोग वो खुद ही कर रही हैं। मेल सेंटर्ड वुमेन, मतलब महिलाएं जो
अपनी पूरी ज़िंदगी एक पुरुष के आसपास ही समझती हैं कि ये जैसा रखेगा वही मेरी किस्मत है, ये मारेगा तो मेरी किस्मत है, ये पीटेगा तो मेरी किस्मत है, ये गाली देगा तो मेरी किस्मत है, ये दूसरी शादी कर लेगा तो मेरी किस्मत है, कुछ भी नहीं करती हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भड़का रही हूँ या इस तरह की चीज़ें कह रही हूँ। आपको पता है कि भारत में 1% डिवोर्स रेट है, यानी 100 में से एक शादी टूट रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से, लंबा लंबा तमाशा करके। जबकि मैं महिला हूँ, मैं महिलाओं से बात करती हूँ, जो रोना वो मचाती हैं कि मेरी सास ने ये किया, मेरी सास ने वो किया, ऐसा किया वैसा किया, ये तमाशा वो इतना मचाती हैं और फिर लगता है फिर निकलो, हिम्मत करो, कमाओ खाओ। और जो औरतें कमा खा रही हैं, जो नौकरी कर रही हैं, वो भी गुलामी कर रही हैं। जैसे माफ़ कीजिएगा पर मैं एक दुखद बात ज़रूर कहूँगी, जैसे त्विषा शर्मा अपने बाप से रिक्वेस्ट कर रही है, अपनी माँ को समझा रही है कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मुझे ले जाओ। और परिणाम क्या हुआ? उसकी हत्या या जो भी कुछ हुआ वो कैसे हुआ? अब उसने या तो खुद को खत्म किया या किसी ने उसे खत्म किया। अगर वो पहले ही उस सिचुएशन से निकल जाती जहाँ पर उसकी इज्जत नहीं की जा रही है, उसके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है, उससे झगड़ा किया जा रहा है, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब एक छत के नीचे रहते हुए उससे कोई बात नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो पड़ी हुई थी और इसीलिए जो है ये चीज़ें हुई हैं। तो महिलाएं खुद गुलामी को स्वीकार करती चली जाती हैं और इसीलिए गुलाम बनती चली जाती हैं। तो महिलाओं को खुद अपनी गुलामी छोड़नी होगी। अब मैं बात आती हूँ जनरेशन पे, तो मैं बात करती हूँ बुजुर्गों की, जो बड़े हैं, जो मतलब जो जवान बच्चे हैं, जो उनसे बड़े हैं उनकी। अब जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं, वो अपने जवानी के दिन तो जैसे भूल जाते हैं कि वो जवानी में क्या चाहते थे। क्या वो जवानी में अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताना चाहते थे या अपने स्पाउस के साथ टाइम बिताना चाहते थे, अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताना चाहते थे? वो यही चाहते थे कि वो उनकी पत्नी के साथ वो टाइम बिताएं, वो अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं। वो छुपते निकलते थे पत्नी के साथ कहीं पर, वो पहले कहीं जाते थे, फिर अपनी पत्नी से कह के आप जाते थे कि तुम बहाना करके बाहर निकलना और फिर दोनों कहीं मिलेंगे। तो जब उन्होंने ये ऑपरेशन ज्वाइंट फैमिली का सहा है, तो वो सेम ऑपरेशन दूसरे अपने बच्चों को क्यों देना चाहते हैं? हर औरत जो बुजुर्ग है वो इतनी दोगली है भारत की कि वो चाहती है कि उसकी बेटी और दामाद सास ससुर से अलग रहें, वो अलग रहें, क्योंकि उसने वो दुख झेला है जहाँ पर कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई अपनापन नहीं पनप पा रहा है, कोई प्यार नहीं हो पा रहा है और दुनिया भर की जो रिश्तेदार हैं वो उस शादी में शामिल हैं। शादी 2 लोगों के बीच का मैटर है और भारत में तो इसमें 10 लोग शामिल हो जाते हैं एक साथ, और खासतौर पर लड़के के परिवार वाले, क्योंकि वो साथ ही रहते हैं, बिल्कुल साथ ही चिपक के रहते हैं। तो जब हर औरत, किसी भी औरत से आप बात कर लें जिसकी आयु ज़्यादा है, जिसके बच्चे इतने जवान हैं कि उनकी शादी हो गई हो, वो हमेशा चाहेगी कि बेटी और दामाद जो हैं अलग रहें, किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हों, बेशक दूसरे देश में रहते हों, लेकिन बेटी को ससुराल में ना रहना पड़े, बेटी को सास को ना झेलना पड़े, उसे सास, देवर, जेठ, ननद, नंदोई, देवरानी, जेठानी, ये सारे तमाशों से छुटकारा मिले और वो अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहे। लेकिन यही बुजुर्ग औरत इतनी दोगली और घटिया होती है कि वो हमेशा ये सोचती है कि मेरी बहू मेरे पंजे से कहीं ना निकल जाए। मतलब मेरा बेटा शादी करके लाया है तो वो बहू को इसलिए लाया है कि वो मेरे ही आगे पीछे मंडराए, मैं ही जो अपनी पूरी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन है जो मैंने झेली है उस फ्रस्ट्रेशन को इस पे निकालूं। आदमी औरतों को नहीं कहते हैं कि तुम घूंघट करो, तुम ऐसे रहो, तुम साड़ी पहनो। कोई सूट में कंफर्टेबल है तो उस पर साड़ी थोपी जा रही है, कोई जीन्स टी शर्ट में कंफर्टेबल है, कोई टी शर्ट पजामा में कंफर्टेबल है तो उस पर सूट थोपा जा रहा है, घूंघट थोपा जा रहा है। ये सारा थोपाई कौन कर रहा है? ये बुढ़ी औरतें ही तो कर रही हैं बहुओं पर। और यही हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे घर में तो वैसा होता है, ऐसा कर करके उसको परंपरा, ये वो 100, 150, 30 त्योहार इस तरह की बातें बताते रहते हैं और उस महिला का, अपनी बहू का जीना हराम करके रखते हैं। कोई एक पल उसको खुशी का मिल जाए, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे खुद एक महिला ने बताया कि जैसे ही वो और उसका हस्बैंड कभी डेट प्लान करते हैं, जी हाँ, डेट मतलब एक दूसरे के साथ समय बिताना सार्वजनिक स्थल पर, सिर्फ कमरे के अंदर घुस जाना डेट नहीं होता है। वो
वो चाहते थे कि वो डेट में जाए, यानी कि वो एक पिक्चर देख ले, कोई खाना बाहर खा ले, लेकिन जैसे ही वो ऐसी कोई प्लानिंग करते थे उसकी सास दुपट्टा अपने सर पर लपेट के हाय मैं मर गई, हाय मेरा सर दुख गया, ऐसे ऐसे करके ड्रामा करने लग जाती थी। तो ये जो बुढ़ी औरतें हैं ये कितना ज़्यादा जो दुख झेल चुकी हैं उससे 10 गुना ज़्यादा जो है अपनी बहू को देना चाहती हैं, और ये चाहती हैं कि जो कुछ हमने बर्दाश्त किया है लाइफ में, हम में तो अगर हिम्मत नहीं थी वो उस चीज़ से छुटकारा पाने की, उस गुलामी से छुटकारा पाने की, तो हमारी बहू तो ऐसा करने की सोचे भी ना। दूसरी बात, ये बुढ़ों को सेवा का क्या लालच होता है। तो जैसे उन्होंने बच्चा पैदा किया है या लड़का पैदा किया है, उनका मेन मकसद ही ऐसा है कि बेटा तो जैसे श्रवण कुमार है, लेकिन श्रवण कुमार वो बनेगा शादी करने के बाद। तो बेटे ने पूरी जिंदगी 28, 29, 30, 32 साल तक एक गिलास पानी का हिलके ना पिलाया हो, लेकिन वो एक ऐसी बहू लाएगा जो मास्टर शेफ हो, जो हमारे आगे पीछे डोले और हमें स्त्री कर करके और हमें हमारी सेवा करे। और ऐसे बूढ़े होते हैं जो 80 साल में बूढ़े नहीं होते, 70 साल में बूढ़े नहीं होते, 75 साल में बूढ़े नहीं होते। जैसे ही बहू आती है उनके हाथ पांव यूं हो जाते हैं, वो बिल्कुल लुंज पड़ जाते हैं, जैसे वो कुछ भी खुद नहीं कर सकते थे। 50 साल का आदमी भी ऐसे बर्ताव करता है कि जैसे वो बहुत कुछ कर चुका है लाइफ में और अब वो खुद भी कुछ करने लायक नहीं है। तो ना प्राइवेसी खुद इंजॉय करते हैं, ये बच्चों को मूव आउट होने नहीं देते, ना दूसरों को प्राइवेसी देते हैं। तो जैसे ही 25 साल की बहू घर आती है, वैसे ही 50 साल की औरत जो कि अगर एक नौकरी करती तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत कुछ करे। ऐसा क्या है, वो सीनियर पोस्ट पे पहुंच चुकी है, इतनी सीनियर एम्प्लॉय हो चुकी है कि, लेकिन वो घर पे पड़ी रहती है। तो इसलिए वो 50 साल की औरत ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे वो 70 साल की हो गई है, और अब तो वो ना खाना बना सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना घर का कोई काम कर सकती है, बस अपनी बहू के काम में मीन मेख निकाल सकती है। तो ये जो ड्रामे हैं ये चलते रहते हैं और इन बुजुर्गों का यही रहता है। और इसी वजह से भारत की आबादी 150 करोड़ है और आगे आने वाले वर्षों में 200 करोड़ भी होगी। जी हाँ, बूढ़ों का पुत्र मोह, बूढ़े आदमी जितने भी हैं, हमारी जनरेशन भी, वो हमारी जनरेशन को भी वैसा ही बना रहे हैं। मैंने अपनी जनरेशन में भी ऐसा ही देखा है कि बेटा तो होना चाहिए, बेटे के लिए IVF करवाया जा रहा है। पढ़ी लिखी नौकरीशुदा औरतें जो हैं फीमेल फॉइटिसाइड करवा रही है ताकि बेटा हो। बेटे के पीछे पागलपन क्यों? बेटे के पीछे पागलपन इसलिए है क्योंकि एक तो बेटा होगा तो वो आग लगाएगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, ये पागलपन। दूसरा ये पागलपन कि बेटा होगा तो बहू आएगी, मतलब एक अनपेड डोमेस्टिक लेबर, एक अनपेड डोमेस्टिक लेबर भी नहीं, स्लेव, गुलाम घर पे आएगी अगर बेटा होगा तो। बेटी होगी तो दोनों बाहर ही जाएंगे। अब बेटों की माँ इस तरह से बर्ताव करती हैं कि जैसे वो तो दुनिया पर एहसान कर रही हैं बेटा पैदा करके, और बेटियों की माँ को ऐसे बर्ताव करना पड़ता है कि जैसे वो तो 70 साल की है तो भी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो तो अपना सब कुछ खुद मैनेज कर सकती है। तो ये रही बूढ़ों की बात। तो इसलिए बेटे का पागलपन पुत्र मोह की वजह से ही जो है, किसी के पहले 10 लड़कियां होती थी, 5 लड़कियां होती थी, और अब जो मशीन आ गई अल्ट्रासाउंड, वो 20-25 साल पहले आई थी। जिसका एक्सेस है वो अपनी बेटियों को हटाता रहता है। अभी आपने नाम सुने हैं, हरियाणा में नाम बताती हूँ मैं आपको कैसे नाम होते हैं। धापो मतलब इनफ, मैं काफ़ी हो गया, बेटी नहीं होनी चाहिए। भतेरी मतलब बहुत हो गया। राम बहुत ज़्यादा हो गया, बेटी लड़की मत दो। और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, जो और हिंदी वर्जन है, ताकि दूसरों को ये ना लगे कि ये बेटियों के लिए, बेटियों पर फुल स्टॉप करने के लिए नाम ईजाद किए हैं यहाँ के लोगों ने। तो अब क्या वर्जन है, जो भी चीज़ पॉइंट आउट करती है कि फुल स्टॉप कर दो भगवान, अब बेटी मत दो, उस चीज़ को इन्होंने और हिंदीनाइज कर दिया है और हिंदी उसमें डाल दिया है। अंकुश, जैसे कि फुल स्टॉप, बेटियों पर अंकुश लगे। पूर्ति मतलब पूर्ति कर हो गई हमारी बेटियों की, बेटी और मत दो। ये इतना ड्रामा जो है ये बुजुर्ग लोग करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए जैसे सनातन करते हैं तो उसके हिसाब से भी बुजुर्गों के लिए संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम है। मतलब कम से कम अपनी बेटा बहू की जान छोड़ो, थोड़ा परे रहो उनसे, और अपनी गृहस्थी देखो, अपने आपस में रहो और भगवान का भजन करो। अपना जीवन आपको जीवन क्यों मिला था और आपको आगे कहाँ जाना है उसका आप निर्णय लो। लेकिन नहीं, ये तो मरते दम तक जो है बहू के सर पर चढ़े रहना चाहते हैं। अब ये बात हो गई इसकी। अब बहुओं की बात। अब बहुएं जो
हैं वो भी इस तरह की हैं कि शादी करते समय तो वो ये दिखाएंगी कि हम जो है हमें जॉइंट फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि मन में सब जानती हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना नामुमकिन के नज़दीक है। शादी एक आदमी से निप जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। एक लड़के से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो आपको प्रताड़ित ना करे, आप उसको प्रताड़ित ना करो, दोनों एक दूसरे को अब्यूज ना करें, दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहो, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज हो, वो चल जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये लड़कियां क्या दिखाएंगी, अपनी सास के सामने बढ़ोतरी इस तरह से मारेंगी कि जैसे हम तो तैयार ही हैं आपकी सेवा करने के लिए। शादी के लिए ये जो झूठा ज़्यादा अच्छे बनने का वो करती हैं, और शादी के तुरंत बाद इन्हें पता चलता है कि ये जो आपने फ्रॉड सा किया था ये तो नहीं चलने वाला, आप तो कोई मास्टर शेफ हो नहीं, आप तो 10 लोगों को देख के ही क्लॉस्ट्रोफोबिक, यानी आपको फील होगा अरे इतने सारे लोग ये क्यों है मेरे घर पे, ये वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि वो सब पराये होते हैं। एक आदमी से आपकी जिससे शादी हुई है उसी से आप उसी को अपना लो, यही बहुत बड़ी बात होती है। आप सबको एक साथ नहीं अपना सकते। मम्मी जी, पापा जी, ये ड्रामा जो है ना ये चल नहीं पाता है। और फिर उसके बाद ये कहती हैं कि हम तो अच्छे थे, ये ऐसे हो गए। आप अच्छे नहीं थे, आप शुरू से ये जानते थे कि जॉइंट फैमिली में कोई खुश नहीं रह सकता, जॉइंट फैमिली कोई अच्छा नहीं चीज़ नहीं है, आप दूसरों के साथ 10 लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप जानबूझकर शादी करने के लिए या इसी लड़के से शादी करने के लिए या अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, मतलब लड़कियां तो निपटा दे रही हैं आदमी को, लेकिन अपने माँ बाप के सामने बुरे नहीं बनना है। तो इसलिए जो ढोंग वो करती हैं और उस ढोंग का परिणाम भी बाद में भुगतती हैं। पहले ही बोल दो ना कि ठीक है मैं शादी करूंगी लेकिन मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकती, जैसे अंग्रेज करते हैं, जैसे पश्चिमी जगत के लोग करते हैं, जैसे ईसाई करते हैं कि मैरिज इज अ यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत का मिलन है, उन्हीं को अपना घर बनाना है, चाहे किराए पर लेकर रहो शुरुआत में, बाद में अपना घर बनाओ। उस घर में सास ससुर की एंट्री सिर्फ तभी होगी जब उन्हें बहुत ज़रूरत हो, जैसे 70 साल का हो गया, 75 साल का हो गया, नर्स की ज़रूरत है, या बहुत अगर अफोर्ड कर सकते हो तो किसी और को लगा दो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो खुद कोशिश करो अपने पेरेंट्स को संभालने की। तभी, ऐसा नहीं कि 50 साल का है तब भी आप उसमें घुस रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं। कितनी घिनौनी बात है कि 2 कमरे आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक कमरे में जो बेटा बहू आपस में और लगे हुए हैं और दूसरे कमरे में जो है माँ बाप सो रहे हैं। ये बेहुदापन जो है ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ने दिया है भारत को। और ये जितने भी लोग हैं, एक और ग्रुप की बात करती हूँ, हिंदू धर्म वाले ग्रुप, ये हिंदू धर्म वाले जो ग्रुप है, ये मनुष्यों का जो समूह है, ये मानने के लिए ही तैयार नहीं कि उनकी कुछ परंपराएं, उनकी कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा बकवास है, इतनी ज़्यादा आउटडेटेड हैं। जैसे ये मैं इसी चीज़ पर आ रही थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इतना ज़्यादा सास सास ससुर ससुर सास सास ससुर ससुर का ड्रामा ना तो ईसाइयों में है ना मुसलमानों में है। इतना ज़्यादा लड़कियों की हत्या का तमाशा सिर्फ ना तो ईसाइयों में है ना मुसलमानों में। इस्लाम में तो कहते हैं पीरियड ऑफ जाहिलिया, मतलब जब मोहम्मद थे उनसे पहले का जो टाइम था, उस समय बेटी होने पे लोग रेप में दबा देते थे कि ज़रूरत नहीं है बेटी की, बेटा चाहिए तो, क्योंकि बेटा होगा तो वही है, बहू आएगी तो सेवा करेगी, ये वो ड्रामा तो इस तरह से होता था। लेकिन उन्होंने कन्याओं की हत्या को प्रतिबंध करवा दिया। बाकी और बहुत सारी प्रॉब्लम है, इस्लाम में भी आऊँगी, इस्लाम में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो बेटियों की हत्या नहीं करते, वो अपने बच्चों की हत्या नहीं करते, चाहे कितने भी हो जाए, पालते हैं, अपना बच्चा है पालते हैं। साउथ में भी ये प्रॉब्लम कम है कि अपना बच्चा वो ऐसे खत्म नहीं करते। और ईसाइयों में तो जो अजन्मा बच्चा है उसकी हत्या महापाप माना जाता है। लेकिन हिंदू धर्म की क्या प्रॉब्लम है, हिंदू समाज की क्या प्रॉब्लम है कि ये जो भी इन्हें ये पॉइंट आउट करता है कि देखो तुम्हारी में कितनी गंदगी है, उसको ये देशद्रोही, धर्मद्रोही ऐसा ऐसा करार देते हैं। लेकिन जो सच है वो तो है ना, वो दिख रहा है, सच्चाई दिख रही है। तो क्या सच्चाई दिख रही है? कन्या भ्रूण हत्या। जी हाँ, पूरे भारत में कन्याओं की हत्या हिंदू कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो मेरे गृह राज्य हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम देवियों की पूजा करते हैं। तो जैसे नवरात्रि का व्रत जो उत्तर भारतीय रखते हैं,
जब नवरात्रि का व्रत हो रहा था तो मैं अपनी माता जी के साथ छत पर खड़ी थी और देखा था कि बहुत लोग बहुत उत्सुकता पूर्वक जो है कन्याओं को बुला रहे थे। उसके घर से कन्या निकल रही हैं, किसी के घर से कन्या निकल रही हैं, दूसरा वाला उन पे झपट्टा मारने के लिए तैयार है, आओ आओ हमारा हमारा भी प्रसाद चखो, हमारा भी ये चखो। ये क्या ढोंग है। तभी मेरी माँ ने कहा कि देखो, जो कन्याएं हैं सबको दूसरों के घर में चाहिए, मतलब दूसरे के घर में बेटी हो ताकि हम उसे बुलाकर कन्या पूजन करें, किसी को अपने घर में नहीं चाहिए। मैंने लोगों को रोते देखा है बेटी पैदा होने पे। मैंने ये देखा है कि लोग दूसरा बच्चा नहीं करते अगर पहला लड़का हो जाए तो, और दूसरा बच्चा करने से घबराते हैं, अपनी बहू पर दबाव भी डालते हैं। वो तो कुछ बहुएं ही समझदार हैं जो दूसरा बच्चा करती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि भाई ठीक है दो तो होने चाहिए। आप गृहस्थी चला रहे हो तो वैसे मैं किसी इंसान की पर्सनल चॉइस के अगेंस्ट नहीं हूं कि अगर वो चाहता है कि एक ही बच्चा रखे तो और बात है, लेकिन जानबूझकर दूसरे बच्चे को सिर्फ इसलिए अवॉइड करना कि दूसरा बच्चा लड़की हो गई तो ये कितनी ज़्यादा गंदगी की बात है, कितनी ज़्यादा घिनौनी बात है। तो जब इन्हें लेफ्ट विंग वाले या मुसलमान ये कहते हैं कि तुम देखो बेटियों की पूजा करते हो, बेटियों की हत्या करते हो, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे बारे में ये बात मत बोलो, हमारा धर्म के बारे में, हमारे देश के बारे में, तुम धर्मद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। इस तरह की, मतलब हिंदू जो समूह है वो अपने अंदर की गंदगी को मानने के लिए तैयार नहीं है। दहेज हत्या, क्या ईसाइयों की औरतें जल के मर रही हैं दहेज की वजह से? क्या मुसलमानों की औरतों को दहेज हत्या की वजह से इतना परेशान होना पड़ रहा है? जी हाँ, इस्लाम में भी थोड़ा दहेज है और ईसाइयत में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो है हिंदुओं का है। इतना ज़्यादा बहुओं के पैसे का लालची समाज है कि इतनी ज़्यादा हिंसा है। हर साल 16 नहीं, माफ़ कीजिएगा, हर साल तो 6,500 के तकरीबन औरतें मर रही हैं, और हर साल हर दिन 16 लड़कियां, 16 लेडीज़ मर जाती हैं दहेज की वजह से, और उसमें से ज़्यादातर जो है हिंदू होती हैं। अब बात आई घरेलू हिंसा की, तो मैंने कहा ना, महिलाएं अपनी गुलामी को खुद ढो रही हैं। तो आदमी एक थप्पड़ मार देता है तो वो दूसरा थप्पड़ मारने के लिए तुम्हारा आदमी कैसे रहता है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक आदमी ना आप पर एक थप्पड़ मार दिया, उसने घरेलू हिंसा कर दी, एक मान लो एक क्या 10 थप्पड़ मार दिए, लेकिन एक बार में, वो फर्स्ट टाइम उसने मारे, उसको सेकंड चांस क्यों दिया जा रहा है? सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, 100 चांसेस दिए जा रहे हैं। उस आदमी का बच्चा पैदा किया जा रहा है, उस आदमी के घर पड़े रहा जा रहा है, हाय मारता है, पूरी जिंदगी कहा जा रहा है। सिर्फ लड़कियां, सिर्फ शादीशुदा लड़कियां नहीं, मैंने एक तलाकशुदा महिला के बारे में सुना जो किसी मशहूर आदमी की गर्लफ्रेंड बन गई थी, और बाद में वो थोड़ा मशहूर आदमी जो है वो मानसिक रूप से भी बेचारा अस्वस्थ था, तो उसने अगर हाथ उठा दिया तो तुमने दूसरी बार कैसे उठा दिया? उसने एक बार तो मार दिया, समझ में आता है, तो तुम उससे दूर हट जाओ, उससे ब्रेकअप कर लो, खत्म बात। बॉयफ्रेंड भी महीनों मारता जा रहा है। बॉयफ्रेंड अगर उसने मारा है सच में, तो बॉयफ्रेंड भी महीनों मार रहा है। और ऐसा मैंने एक महिला के साथ नहीं, ऐसे कई महिलाओं के साथ सुना। अब एक रुचिका शर्मा नाम की महिला है जो लिबरल है, प्रो इस्लाम है, और हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करती है, और उसका अजीब सा चैनल वो चलाती है जिसमें वो लिपस्टिक रगड़ते हुए इतिहास बताती है। तो ये जो महिला है, इसने ये खुलासा किया कि 10 वर्ष तक इसने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से मार खाई है, पर इसने कभी उसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि इस मूर्खा के हिसाब से जो मुसलमान है वो पहले ही इतने पीड़ित हैं। तो ये जो औरतें हैं जो मार खाकर किसी रिश्ते में बनी रहती हैं, ये खुद अपनी गुलामी नहीं लिखवा रही। अब मैं बात कर रही थी पुरुषों का समूह हो गया, महिलाओं का समूह हो गया, और जो है बुजुर्गों का समूह हो गया, और जो कम एज के यंग जनरेशन है उनका भी समूह हो गया। फिर भी मैं आपसे ये बात कहूंगी कि मनुष्य अपनी गलतियां अगर खुद देखना शुरू कर देना तो पूरा का पूरे दुनिया सुधर सकती है, लेकिन वो दूसरों की गलतियां जो है उसे नजर आती है और अपनी गलतियां नजर नहीं आती। तो हिंदू समाज की गलती तो कन्या भ्रूण हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सती प्रथा तो थी नहीं, सती जैसा तो कुछ होता ही नहीं था, ये तो बिल्कुल ही अंग्रेजों ने ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। तो हो सकता है कि कुछ कहानियां उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर भी बना दी हो, लेकिन सती प्रथा बिल्कुल नहीं होती थी। तो 1982 में रूप कंवर नाम की महिला राजस्थान में कैसे जल गई थी? आखिरी सती का केस तो 1982 में हुआ है भारत में। माद्री जो महाभारत की है वो कैसे सती हो गई थी? रामायण में भी शायद किसी ना किसी महिला का कहीं ना कहीं सती का जिक्र होगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं थी, हाँ हो सकता है रेयर हो, लेकिन रेयर भी कितनी गलत बात है कि कोई मर जा रहा है और उसके पीछे आप जलकर मर जा रहे हो, इतनी भयानक मौत खुद को दे रहे हो। अब हिंदू
कि जो अति पवित्रता की भावना है कि अगर कोई दुश्मन आपको छू लेगा या कोई दुश्मन आपको के साथ दुष्कर्म कर देगा तो आप जीने के योग्य ही नहीं हो, आपको मर ही जाना चाहिए। इस वजह से महिलाएं जल के मरी हैं। पूरी दुनिया में जौहर जैसा तमाशा कहीं नहीं हुआ जो इंडिया में हुआ, और ये कोई गर्व का विषय नहीं है। बहुत सारी औरतें ज़्यादा ड्रामा करती हैं कि अरे ये तो हमारी शतरानी, हमारी पद्मावती। वो मैंने भी वो फिल्म देखी थी, वो दिखाया ही ऐसे गया था जैसे बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है, लेकिन जब मैंने दिमाग लगाया कि इसमें प्राइड की क्या बात है, इतनी सारी औरतें हैं, मुकाबला कर लो, लड़ने की कोशिश करो, ठीक है वो लोग पकड़ लेंगे, ठीक है वो दुष्कर्म भी कर देंगे, ठीक है वो मरने के बाद लाशों का भी दुष्कर्म कर देते हैं, इसलिए तुम आग में जल के मर रही हो। मगर तुम्हारे लिए तुम्हारी जो अंदर तुम्हारी जो आत्मा है वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसको दुष्कर्म से बचाने के लिए तुम छोटी छोटी बच्चियों को और गर्भवती महिलाओं को बड़ी मतलब बेरहमी से खुद को खत्म कर रही हो, खुद को तुम खत्म कर रही हो इतनी बेरहमी से। तो क्या ये जो इस्लामिक हमलावरों द्वारा महिलाओं को पकड़ा जाना और उनके साथ दुष्कर्म होना सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ था? वो तो ईसाइयों के देशों में जाकर भी ऐसा ही कर रहे थे, वो तो पूरी दुनिया में यही करते आ रहे थे। बहुत सारे कबीले उन्होंने नष्ट कर दिए, बहुत सारे देश उन्होंने नष्ट कर दिए, लेकिन ये आइडिया किसी को नहीं आया कि खुद ही जल जल के मर जाओ। तो ये जो हिंदुओं में अति पवित्रता वाली भावना है, इसी से तो हिंदू घटते गए हैं। जैसे ही कोई मुसलमान या मुसलमानों का समूह हिंदू औरतों को उठा ले जाता था, वो तुरंत ही उस औरत का बहिष्कार कर देते थे। अगर वो वापस बच के आना चाहे, या हिंदू ये तक कोशिश नहीं करते थे कि अपनी महिलाओं को वहां से छुड़ा के लाएं, वो उन्हें छोड़ ही देते थे। तो इस तरह से मुस्लिम बढ़ते गए और हिंदू घटते गए। तो ये जो अति पवित्रता वाली भावना है कि हमारी देह इतनी पवित्र है कि उसको कोई उसके साथ कोई दुष्कर्म कर दे तो हम उस देह को नष्ट कर सकते हैं, और या तो फिर हम दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जिसने हम पे हमला किया है, लेकिन हम उस ग्रुप में जो कि अति पवित्र ग्रुप है, जो हिंदुओं का ग्रुप है, उसमें वापस नहीं जा सकते। ऐसा तो ईसाइयों ने नहीं किया। क्या ईसाई देशों पर हमले नहीं हुए? बहुत हुए हैं। ईसाइयत आपको यूरोप और अमेरिका में सीमित नजर आती है, जबकि ईसाइयत का उदय तो पूरा अरब से हुआ था। तो अरब से जहां से इस्लाम निकला है वहीं से ईसाइयत निकली है, लेकिन मुस्लिम हमलावर ईसाइयों को खत्म करते चले गए, लेकिन उन औरतों ने तो ये डिसाइड नहीं किया कि हमें मरना चाहिए। तो ये जो है, ये अति पवित्रता की भावना महिलाओं के प्रति, ये इज्जत का इतना बड़ा तमाशा कर देना, ये इज्जत महिलाओं की टांगों के बीच में रख देना, ये हिंदुओं से ज्यादा और कोई नहीं करता है। तो कन्या भ्रूण हत्या हो गई, सती प्रथा हो गई, अति पवित्रता की भावना हो गई, यानी ये जौहर वाला ड्रामा जिसको ग्लोरीफाई किया जाता है वो हो गया, दहेज हत्या हो गई। ये सारा हिंदुओं का कमी है, इसे हिंदू एज अ ग्रुप स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अब बात करती हूँ मैं जानवरों की। जैसे हम कहते हैं कि हम बहुत जानवरों को पसंद, मतलब गाय जो है वो एक विटामिन डी युक्त दूध देती है, वो हल्का दूध देती है, वो सुपाच्य भोजन है, छोटा बच्चा भी उसको हजम कर सकता है। गाय एक धीमी गति से सांस लेने वाला प्राणी है। गाय के नज़दीक जाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है, उसका गोबर उठाने से ये हो जाता है, उसके जो मूत्र है उस पर अमेरिका पेटेंट बना के बैठा है दवाइयों का। ये सारी चीज़ें हम सही हैं, लेकिन अगर गाय वाकई में हिंदू गाय को इतना पवित्र मानता है तो कचरा क्यों खा रहे हैं गाय? वो कौन हिंदू है जो गाय को कचरे में डाल रहा है? वो कौन हिंदू है जो गाय को बार बार प्रेग्नेंट कर रहा है दूध निकालने के लिए? हाथ डाल कर उसमें सीमेंट डाला जा रहा है ताकि वो 20 वर्ष तक तो गाय जीवित रहती है, वो 20 वर्ष में 19 वर्ष तक गर्भवती रहे, 1 वर्ष में वो गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है, और गर्भ धारण करते करते दूध देते देते मरे। और जैसे ही वो दूध उसका कम हो या उसकी ब्रीडिंग, जो आपको पता है ना कि जो जितनी भी गाय हैं देसी नहीं बची हैं, क्योंकि विदेशी स्पर्म जो है, विदेशी बैल का स्पर्म जो है लाके गाय में ठूस दिया गया देसी गाय में, तो उसकी नस्ल बिगड़ गई। अब वो गायें कैसी नजर आती हैं? ना वो गायें सुंदर हैं, ना उन गायों के थन ठीक से बने हुए हैं, ना वो गायें ठीक से दूध दे पाती हैं। तो ये जो सारी आवारा गायें हैं ये पूरे भारत में फैली, और खासतौर पर उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास जितना भी इलाका है, इतनी भयंकर, जिसे काऊ बेल्ट कहते हैं, वो सच में काऊ बेल्ट है, इतनी भयंकर गायों से भरा अटा पड़ा है, और हम कहते हैं हमारी माता है। और हम ये जो ढोंग क्यों करते हैं? अगर माता है तो माँ के साथ इतना दुर्व्यवहार कि माँ को कचरा खाने के लिए सड़क पे छोड़ दिया।
अगर गौशाला को आप हाल देखें तो गौशालाओं में जो इन गायों को ले लेके जाते हैं और हिंदू को मूर्ख बनाता है कि गौशालाओं में दान दो, और उस दान के पैसों से क्या होता है, गौशाला का मालिक अमीर बन रहा होता है और गाय भूखी मर रही होती है। हजारों गायों की बॉडी वाली फोटोज आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गाय गौशाला में सुरक्षित नहीं है, गाय सड़कों पर भटक रही है, कचरा खा रही है, लेकिन गाय हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में माता है। ऐसा ही नदियों का हाल है। नदियों में औद्योगिक कचरा तो डलता ही है। यूरोप और अमेरिका में जब वो देश विकसित हो रहे थे तब नदियां बहुत प्रदूषित थी। बाद में वो देश विकसित हो गए, हमारे को लूट लूट के ही वो विकसित हुए थे, लेकिन अब उनकी नदियां साफ हैं। नदी साफ की जा सकती है। साबरमती नदी बहुत हद तक साफ हुई है और यमुना को साफ करने का प्रयास चल रहा है, गंगा को साफ करने का प्रयास चल रहा है। औद्योगिक कचरा आ रहा है, उद्योग धंधों पर कार्रवाई हो रही है, वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, वो तो सब समझ में आता है। लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पर लोग कचरा उसमें डाल रहे हैं वो तो समझ से बाहर है। लोग पॉलीथीन डाल दे रहे हैं, नारियल डाल दे रहे हैं, ये कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो बायोडिग्रेडेबल है, ये है, ये वो और अपराध कर करके हत्याएं कर करके नहरों में डाल देते हैं। आत्महत्या जैसा कुकर्म करने के लिए भी जो नदी माता है वही मिलती है। इतना ज़्यादा पानी से खेल खेलते हैं लोग, बीच में चले जाते हैं नदी के, फिर अचानक से भाव आता है तो जगह जगह पे हादसे हो जाते हैं। तो अगर आप उसको माता मान रहे हो तो उस प्रकृति की शक्ति का सम्मान तो करो। भारत के लोग ऐसी ऐसी जगहों पर कूड़ा फेंकते हैं जहां से कूड़ा उठाने वाला भी मतलब स्पाइडरमैन होना चाहिए। समझ आता है कि लोग कूड़ा फेंकते हैं और ये भी समझ आता है कि भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। कूड़ा हर शहर के बाहर ही फेंका गया है, ऐसे ही खुले में पड़ा है। लेकिन भारत के लोग टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, एक पॉलीथीन अपने साथ नहीं रख सकते, उसमें ठूस लो, अपनी कार में रख लो, कहीं जाके मैदानी इलाके में डाल दो जहां से कोई उठा तो सके। लेकिन पहाड़ के ऐसे ऐसे हिस्सों में कूड़ा मिलता है जहां से कोई उठा ही नहीं सकता। तो ये तो हाल है। और ये ज़्यादातर, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग तो हिंदू ही हैं, अभी भी भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, तो ये जो गंदगी फैलाने वाला जो ड्रामा है ये भी हिंदुओं की तरफ से ही ज़्यादा है। तो ये तो हिंदू समाज की कमियां मैंने बता दी। दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, गाय की दुर्दशा, नदी की दुर्दशा, प्रकृति की दुर्दशा, ये सारे प्रकृति पूजक, हम प्रकृति पूजक हैं, हम शक्ति पूजक हैं, हम शक्ति की पूजा करते हैं, ये करने वाले लोग ये करते हैं। दूसरा, भारतीय हिंदू समाज में उत्तर भारत का जैन, वैष्णव, शाकाहारी समाज इतना ढोंगी है कि वो मांसाहारी समाज पर हमेशा चुंडका करता रहता है कि तुम जो है मांसाहारी हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुम पशुओं को खा रहे हो। लेकिन वो ये बात नहीं समझता कि जो खेती बाड़ी है उसमें कितने पशुओं की हत्या होती है। पेस्टिसाइड का मतलब क्या है? पेस्ट किसको कहते हैं? छिपकली, चूहे और छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको पेस्ट कहते हैं। तो पेस्टिसाइड्स खेतों में डाला जा रहा है। इंसेक्टिसाइड, कितने ज़्यादा कीड़ों को मार के खेती की जाती है, तो इंसेक्ट्स में उनमें जान नहीं है, उनको मार के भी की जा रही है। तो जो ये कहते हैं कि मांस खाते हो और हम तो सिर्फ दूध पीते हैं, दूध पीने में कितनी हिंसा है। बार बार एक जानवर को प्रेग्नेंट किया जा रहा है। जी हाँ, मैं भी कॉफ़ी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि कम से कम मैं ये नहीं कहती कि ये मांस खा रहे हैं, ये मांस खा रहे हैं, ये मांस खा रहे हैं। क्यों नहीं कहती? अरे भाई, हिंसा इसमें है ही, प्रकृति में हिंसा है, जीव जीव को खाता है, जीव जीव का दोहन शोषण करता है। तो हम जब दूध पीते हैं, आपको पता है, एक बेचारी भैंस को ही ले लो, चलो गाय से ज़्यादा भावना आहत हो जाएगी, तो भैंस और गाय वैसे दोनों ही एक बात है, दोनों के साथ एक जैसा शोषण है। 1 या 1.5 वर्ष में जो पाडी है, मतलब हरियाणा में पाडी बोलते हैं उसे, गाय की जो बछड़ी है, वो भैंस की जो बछड़ी है वो बड़ी हो जाती है। अब जब वो बड़ी हो जाती है तो उसमें ठूस के, हाथ डाल के, उसमें सीमेंट डाल के फिर उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। हर साल उसको प्रेग्नेंट करना पड़ता है ताकि वो हर साल एक बच्चा दे, और फिर उसके बाद जो है हर साल हम इंसान दूध पी सकें। और जब उसकी आयु पूरी हो जाती है, वो बूढ़ी हो जाती है, 20 साल की हो जाती है, तो चुपके से उसको कसाई को बेच दिया जाता है। और ये जो तमाशा है कि मुसलमानों के पास जो है गाय जा रही हैं, भैंसें जा रही हैं, बेच कौन रहा है? हिंदू ही बेच रहे हैं। ये जो तस्करी है ये भी हिंदुओं के सहयोग से होती है। गौ तस्करी में भी बहुत हिंदू पकड़े गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हिंदू समाज की हैं कि मांसाहार के ऊपर करना। जैसे बंगालियों को कहना कि तुम मछली खाते हो, अरे उनके पास ज़्यादा, उनकी आंखें देखो, उनके बाल देखो, मछली खाते हैं तो है ना उनके पास, आप खा लो, आपको किसने मना किया? लेकिन हमेशा ये कहना कि ये,
और दूसरे धर्मों में कमी निकालना और अपने धर्म में कमी नहीं निकालना। तो ये सारी तो हिंदू धर्म की कमी बता दी। अब जैन धर्म की कमी बताती हूँ। जैन तो दूसरों पे ही उंगली किए रखते हैं, इनकी तो उंगली ही दूसरों पे रहती है कि हम तो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम तो सबसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, जबकि व्यापार में हेरफेर भी इस कम्युनिटी के लोग करते हैं। दूसरा बात यह है कि कितना टॉर्चर करते हैं भाई, खुद को बाल उखाड़ रहे हैं, कोई नंगा घूम रहा है, जो दिगंबर जैन है वो नंगा घूम रहा है। तो मनुष्य में शर्म तो है ही, शर्म से आप छुटकारा नहीं पा सकते, वो आपके दिमाग के अंदर है। जो आपका गुप्तांग है उसका आप प्रदर्शन नहीं कर सकते खुलेआम, तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि नागा साधु भी कुछ घंटी लटका लेंगे, कुछ फूल डाल लेंगे। इसी तरह से जो ये नंगे दिगंबर जैन है, ये क्या करते हैं, एक पंखा अपने गुप्तांग के आगे रखेंगे। भाई कपड़ा पहन लो, क्यों ये टॉर्चर खुद को दिया हुआ है और दूसरों को भी, और छील के अपने बाल निकालेंगे और खुद को प्रताड़ित करेंगे। और हम ऐसा नहीं खाते, वैसा नहीं खाते, हम तो आलू नहीं खाते, जो जमीन के नीचे उगता है वो नहीं खाते, ऐसा खाते हैं वैसा खाते हैं, ताकि कोई जीव जो है हमारे अंदर ना चला जाए। अरे हम पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरे पड़े हैं, क्या है इतना पागलपन की जीव अंदर चला जाएगा। तो अब बुद्धिस्ट कंट्रीज तो ये कहती है अरे हम लोग तो बहुत ही मतलब अच्छे हैं, हम लोग तो बहुत ही सज्जन हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अंबेडकर जी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज से बड़ी उम्मीद रखते थे। उन्हें लगता था कि चाइना, म्यांमार यानी उस समय का बर्मा भारत में आके बुद्धिज्म को रिवाइव करेगा, सहयोग देगा, और बुद्धिस्ट कंट्रीज बहुत अच्छी हैं और बुद्धिस्ट कंट्रीज में महिलाओं की बहुत इज्जत है। और उस समय का जो डेटिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ा था कि अंबेडकर जी लिखते हैं कि महिला जो है एक दिया जला लेती है घर के सामने, और जो उसका सूटर है, मतलब जो लड़का उसमें इंटरेस्टेड है, वो आके उस दिए के पास बैठ जाता है। इस तरह से बातचीत होती है, दोस्ती होती है और फिर जाके शादी होती है। तो वो इन चीज़ों से बड़े प्रभावित थे। लेकिन बुद्धिस्ट कंट्रीज में महिलाओं की दुर्दशा आप देख भी रहे हो। बुद्धिस्ट कंट्रीज कौन सी हैं, वो थाईलैंड कंट्रीज हैं, जहां पर एक तरह से SEX टूरिज्म बढ़ गया है। इतना ज़्यादा वहाँ की महिलाएं इस टूरिज्म में शामिल हैं कि विदेशों से लोग आए और उनके साथ और फिर इस तरह के धंधे में वो शामिल हैं। तो क्या अच्छी दशा है जहाँ पे एक देश की पहचान ही इस तरह की टूरिज्म पर हो गई है, क्या अच्छा है ऐसा। तो ये बात हो गई अब इस्लाम की। ये लोग तो सबसे ज़्यादा ही, मुसलमान जो समाज है, जो समूह है, उन्हें तो अपने अंदर कोई कमी नज़र आती नहीं है। अहमदुल्लाह ऐसा करके कोई शब्द है, वो कहते हैं अहमदुल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हम तो सबसे अच्छे हैं, आओ सच्चे मज़हब में, आओ अच्छे मज़हब में। दूसरों को भी वो दावा करते रहते हैं, मतलब दावत देते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमसे अच्छा तो रिलीजन ही नहीं है, नहीं हमारे साथ तो कुछ कमी नहीं है। पूरी दुनिया में ग्लोबल टेररिज्म जो है, जिसमें लोगों की हत्याएं हुई हैं, इन्हीं की वजह से तो है, इस्लाम की वजह से तो है। ये जो समूह है ये इस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि टेररिज्म जो है मुख्य रूप से इस्लामिक टेररिज्म है। कहीं पे कोई बुद्धिस्ट ग्रुप का नाम ले देंगे, कोई ईसाई ग्रुप का नाम ले देंगे, कोई छुटका पुटका, हिंदुओं पे तो धक्के में ही कुछ चेपने की कोशिश कर दी। एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है RSS, उस पर टेररिज्म का झूठा चेपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कौन है, इस्लामिक टेररिज्म है दुनिया में। हिंसा के माध्यम से अपना मत फैलाना ये इस्लाम का हिस्सा है। अब अलकायदा कौन है, इस्लामिक संगठन है। हिजबुल मुजाहिदीन कौन है, लश्कर तैयबा कौन है, इंडियन मुजाहिदीन कौन है, हमास कौन है, हिजबुल्ला कौन है, ISIS कौन है, ये सारे संगठन इस्लामिक संगठन हैं, इस्लामिक टेररिज्म है दुनिया में। अब ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो औरतों की बहुत इज्जत है, हाँ तो इनके यहाँ दहेज हत्या कम है, इनके यहाँ भ्रूण हत्या कम है, लेकिन औरतों को टेंट में भरा जा रहा है, टेंट में उनको भरा जा रहा है, उनकी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे मैंने पहले ही अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर्स को भगा दिया, बैंकर्स को भगा दिया, टीचर्स को भगा दिया। जब पत्नी गर्भवती होती है तब उसको डॉक्टर्स की मदद चाहिए। मनुष्य का शरीर ही ऐसा है, ये रचना ही ऐसी है कि जानवर अपने आप बच्चा पैदा कर लेता है, लेकिन औरत अपने आप बच्चा पैदा नहीं कर पाती, उसको बहुत सहयोग चाहिए, उसको बहुत मदद की ज़रूरत है। तो जब उसको मदद की ज़रूरत है तब ये ढूंढते फिरते हैं कि अरे लेडी डॉक्टर लेडी डॉक्टर लेडी डॉक्टर, और फिर जब सारे डॉक्टर्स को भगा दिए हो तो फिर लेडी डॉक्टर कहाँ से आएगी। तो ये औरतों को ना पढ़ने देते हैं ना कुछ करने देते हैं, जबकि जो डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, अगर कोई मनुष्य बीमार ना पड़े, अगर कोई आदमी बीमार ना पड़े तो उसे डॉक्टर्स की पूरी ज़िंदगी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक औरत को तो अगर वो बीमार ना पड़े तो भी ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर की, क्योंकि जच्चा बच्चा वाली जो बात है वो डॉक्टर के बिना, चिकित्सा के बिना, मेडिकल हेल्प के बिना, किसी ना किसी तरह से दूसरों के सहयोग के बिना हो ही नहीं सकती। अब जब तुमने औरतों की, बच्चियों की पढ़ाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया है तो वो क्या डॉक्टर बनेंगी, कैसे मदद करेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं कि हम तो
ये कहते हैं कि कुरान का पहला शब्द इकरा है, पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर वो कुरान का पहला शब्द इकरा इस्लामिक जो हैं लोग स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा, अफगानिस्तान वालों ने, उन्होंने क्यों औरतों पर प्रतिबंध लगा दिया। हर जगह से ये जो औरतें हैं खुद भी अपनी गुलामी लेती रहती हैं, कहती हैं हमारे लिए हिजाब बहुत ज़रूरी है, हिजाब अल्लाह ने भेजा है। कोई ना तो कोई अल्लाह ना भगवान ना गॉड अच्छा इंसान है, और थोड़ा थोड़ा जो है फिलॉसफी उसको समझने की कोशिश करो। रिलीजन की अच्छी चीज़ें भी तो आप ले सकते हो। ये जो पागलपन है ये कि भगवान ने या अल्लाह ने औरत के लिए कुछ अलग बनाया है, आदमी के लिए कुछ अलग बनाया है। अच्छा आदमी और अच्छी औरत की क्राइटेरिया तो एक ही होने चाहिए। अच्छी औरत की क्राइटेरिया ये कैसे है कि वो सर पे कपड़ा डाल के घूमे, टेंट पहन के घूमे इतनी गर्मी में टाई कोट का, तो इन्हें तो कोई कमी नजर आती नहीं। अब बीजेपी बहुत ज़्यादा शेरे लेती है कि हमने इनमें सुधार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 3 तलाक वाला हमने बिल ला दिया। आपको पता है 3 तलाक का असली मामला था क्या? असली मामला ये था कि राजस्थान में जयपुर में को एक महिला थी जिसको स्पीड पोस्ट से 3 तलाक लिख के मिला था, और ऐसे ही यूपी की एक महिला थी जिसे व्हाट्सएप से, मतलब व्हाट्सएप नहीं था उस टाइम, मैसेज से मिला था। तो ये जो महिलाएं हैं ये मुकदमा लड़ने लग गई, और ये लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि इस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना और हमें उसका कोई मुआवजा भी ना देना, ये कहाँ तक सही है। मतलब कोई तो बात होनी चाहिए। इस तरह से 3 शब्दों से हमसे किस तरह से ये किया जा सकता है, ये सही नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को बैन किया, और केंद्र सरकार को, बीजेपी की सरकार थी उस समय, कहा कि आप लोग इसके विरुद्ध कानून बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें कानून बनाना पड़ा था। तो जब इन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन किया तो साथ ही साथ हलाला भी बैन कर दिया। और इस्लाम के जितने भी मानने वाले हैं वो इस बात पे मुंह ही नहीं खोलना चाहते कि कितनी गंदी रस्म है हलाला, कितनी गंदी रस्म है कि किसी औरत का आदमी उससे नाराज होकर उसको 3 तलाक दे देता है, तो फिर इसकी सजा उस औरत को मिले और कहा जाए कि तुम किसी दूसरे से शादी करो, कि तुम किसी दूसरे से रिश्ता बनाओ, संबंध बनाओ, और फिर मुझसे तलाक लो, फिर मेरे पास वापस आओ। और इस चक्कर में जो है उस महिला से पैसे भी लिए जाते हैं, उस महिला के आदमी से भी पैसे लिए जाते हैं कि अरे गलती हो गई, 3 तलाक हो गया, तो पैसे लिए जाते हैं बार बार, और अलग अलग लोगों के पास भेजा जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ महिलाओं को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। तो ये जो रस्म है ये इसके बारे में बात नहीं करते, आतंकवाद के बारे में बात नहीं करते। ये कहेंगे नहीं हम तो सबसे अच्छे हैं, हम तो सबसे अच्छे हैं। जो ये ग्रूमिंग गैंग्स चलाते हैं, जगह जगह लोगों को, लड़कियों के साथ दुष्कर्म करना, ऑर्गेनाइज्ड गैंग बनाना, उनको बहला फुसला कर लेकर आना, उन्हें अपनी दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनाना, ये जो ड्रामे हैं ये इस चीज़ के बारे में कुछ बात नहीं करते। बस ये बात करते हैं कि हमारे साथ कितना भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ तो अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, झूठ पे झूठ बोले जाएंगे। एक चैनल है जिसपे जो मुस्लिम महिला किसी लिबरल आदमी के साथ बैठी थी और कह रही थी कि हमारे साथ तो जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड इतना बड़ा शब्द है, जेनोसाइड होता है भारी मात्रा में इंसानों की हत्याएं करते रहना। तो कौन सा जेनोसाइड हो रहा है भाई भारत में? तो मतलब इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो ये तो रही इस्लाम की बात। तो अच्छी बातें भी हैं कि कम से कम बेटियों की हत्या नहीं कर रहे, तो इनकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। लेकिन ये क्या है कि दूसरों की बुराई देखेंगे। मैंने कहा ना, आवर शिट डज नॉट स्मेल, हमारी तो टट्टी में से भी खुशबू आती है। इस तरह का बर्ताव इंसानों का रहता है, अपनी कोई कमी वो देखेगा ही नहीं। अभी बच्चों की भी मैं बात कहूँ, बच्चों में जो इंटाइटलमेंट भरा है, इंटाइटलमेंट का मतलब है कि तुम सब पे एहसान किया है मैंने पैदा होके, तो बच्चे सोचते हैं कि सब कुछ पापा मम्मी अरेंज करके दें, ये मेरा नौकरी लगवा के दें, ये मेरी शादी करवा के दें, अपने दम पर कुछ नहीं करना है। तो जैसे ये खबर आई है कि कोई सरकारी नौकरी के लिए माँ बाप की हत्या कर रहा है, ये इस तरह की चीज़ें इसलिए है ना क्योंकि इतने इंटाइटलमेंट है, इतना इंटाइटल है, माँ बाप इतना इंटाइटल्ड है। उन्हें लगता है कि बेटा पैदा कर दिया तो मतलब इसका एक ही कर्तव्य रह गया है कि जल्दी से बहू ले आए और हमारी सेवा करे। बेटी पैदा कर दी तो इसका यही काम है कि भाई हम जहाँ कहीं वहाँ चुपचाप मुंह उठा के शादी कर ले, चाहे वहाँ पे रोज पिटती रहे। तो ये जो है कि हमने एहसान किया तुम्हें इस दुनिया में लाके, दोनों तरफ से भारत में बच्चे हों या माँ बाप हों एक दूसरे पर एहसान ही जताते रहते हैं। तो अब कौन सा ग्रुप रह गया है? अगर कोई ग्रुप ऐसा हो आपकी नज़र में जिसे अपनी गलती नज़र नहीं आ रही है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अपराधियों की बात करते हैं, महिला अपराधी। अब महिलाएं अपराधी जो हैं, ये फेमिनिस्ट जितनी भी होती हैं, ये जाके उस महिला
का जिम्मेदारी बिल्कुल हटा देती है। जो उसके मम्मी पापा ने शादी से मना किया था इसलिए ऐसा कर दिया, जो उस पर शादी थोपी गई थी इसलिए उसने ऐसा कर दिया, ऐसा किया वैसा किया, उसको इतना प्रताड़ित किया गया था अपने घर में। भाई जो भी किया था, जो लड़की हत्या की प्लानिंग कर रही है, हत्या कर सकती है, वो अपने माँ बाप से नहीं बोल सकती। जो सिया है या जो वो सोनम रघुवंशी है, जो मुस्कान है, ये इनकी अपने पेरेंट्स से इतनी कम्युनिकेशन नहीं है कि दूसरे की तो हत्या भी कर दे रहे हैं लेकिन अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं अपने पेरेंट्स से? इतनी क्या कमज़ोर हो गई हैं? मैंने तो बहुत जब चलाई है, बहुत लड़कियां तो बहुत, पापा को आप किसी भी टीनेजर लड़की के बाप से जाके पूछो कैसे कैसे बात करती है वो। तो ऐसी क्या नाजुक लड़कियां हो गई हैं कि जहां माँ बाप का कहना है, ये ढोंगी औरतें हैं, ये नहीं, माँ बाप जहां कहते हैं वहां शादी करना है, ये दिखाने के लिए माँ बाप को कि हम तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपना मन इनका कहीं और है। तो ये जो है ये क्रिमिनल्स हैं, और जो भी महिलाएं क्राइम को जस्टिफाई करती हैं वो बहुत गलत करती हैं। लेकिन आप बताओ, एक और ग्रुप है जो एक नंबर का डैश डैश है, समझ लीजिए, वो है मैन राइट एक्टिविस्ट। अब मैन राइट एक्टिविस्ट ऐसी महिलाओं की कहानियों को चुन चुन के लाता है और उन्हें ऐसे ढोल बजाता है, ऐसे ढोल बजाता है जैसे तो इन महिलाओं ने सारे पुरुषों की हत्या कर दी हो और इनकी वजह से, इनसे प्रभावित होकर सारी महिलाएं पुरुषों की हत्या करने वाली हो। वो ये बात छुपा लेते हैं कि इन सभी क्राइम्स में इन लड़कियों के बॉयफ्रेंड शामिल होते हैं। तो ये हत्या भी पुरुषों द्वारा पुरुषों की हत्या है। मैं फिर से ग्रुप नंबर 1 पे आऊंगी। ये जो ग्रुप है, जो पुरुषों का ग्रुप है, ये दुनिया का सबसे हिंसक ग्रुप है। लड़का भी अगर आपका रात को घर से बाहर जाएगा ना, आपको ये चिंता नहीं होगी कि कोई लड़की सामने से आएगी और मारेगी उसके दो, आपको ये चिंता होगी कि कोई लड़का ही आके हमला कर देगा। तो ये है, पुरुषों पर जबरदस्त हिंसा करते हैं, महिलाओं के साथ मिलकर करते हैं, अकेले भी करते हैं। अभी एक निर्भया जैसा केस भारत में हुआ था, दिल्ली में, पिछले 6 महीने का ही कुछ केस है। इतना भयानक केस था। वहां पर एक मनोज नाम के लड़के को 6 लड़कों ने दुष्कर्म किया और जैसे निर्भया की हत्या की थी वैसे ही रॉड डालकर उसकी हत्या की। लेकिन न्यूज़ चैनल्स ने नहीं उछाला ज़्यादा, तो कुछ जगहों पर आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन ज़्यादा बात नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस क्राइम में आदमी पर क्राइम कर रहा है और कोई औरत तो शामिल नहीं है ना, तो इसलिए इतना हंगामा नहीं बर पाते हैं। और मीडिया की बात आप कहें तो ये जो मीडिया ग्रुप है ना, ये भी बहुत खतरनाक ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? ये 3 चीज़ों की बात करता है। सिनेमा, मतलब क्या है कि 24 घंटे इंटरटेनमेंट की बात, कौन सी पिक्चर, कैसी पिक्चर, ये पिक्चर, वो पिक्चर, ये हीरो, वो हीरोइन, ऐसे वैसे, सारा दिन ये बातें, क्राइम की बातें, सिनेमा की बातें और फिर क्राइम की बातें। क्राइम, पूरे भारत में जो गंदे गंदे क्राइम होते हैं वो सुन कर, चुन कर 10-10 दिन तक, कोई मर्डर हो गया उसको दिखाएंगे, कोई RAP हो गया उसको दिखाएंगे, ऐसे दिखाते रहेंगे कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको तो ये लगेगा कि हाँ ये तो बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है, और जो बाकी आम लोग हैं उनको लगेगा हाय बहुत ज़्यादा खतरनाक समाज है हमारा, तो ऐसा उनको लगेगा। तो इतना ज़्यादा ये क्राइम को कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, जबकि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इंसानों की आबादी के हिसाब से क्राइम भारत में अभी भी इतना नहीं है जितना ये दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना दिखाते हैं उस चीज़ को, उस खबर को इतना दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि इंसान तो अपने कमरे से, अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और लड़कियों के माँ बाप और बच्चों के माँ बाप बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है अपने बच्चों की तरक्की पर रोक लगाते हैं, नहीं उस शहर नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, क्योंकि उन्हें तो क्राइम का डर सताता रहता है। तो ये इतना ज़्यादा हैवक, इतना ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग करते हैं, इतना ज़्यादा समाज में डर फैलाते हैं, चिंता फैलाते हैं, और इतना ज़्यादा तमाशा करते हैं कि मीडिया जो है सिनेमा की बात करेगा, क्राइम की बात करेगा, और तीसरा तो बहुत ही बकवास लगता है मुझे क्रिकेट। क्या है क्रिकेट? मतलब इतना भी क्या इंटरेस्टिंग गेम है क्रिकेट? मैं छोटी थी तब मैं भी मीडिया की वजह से बार बार देखती रहती थी, फिर मैंने रियलाइज किया कि इट्स नॉट सो इंटरेस्टिंग। अरे भाई पूरा दिन लगा के 8-10 आदमी तो खड़े ही रहते हैं यहाँ वहाँ, और फिर मतलब कभी कभी कोई शॉट आ जाता है वो अच्छा लगता है, अच्छा हाँ बॉल उछल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट के हिसाब से जो 1-1 घंटे के गेम होते हैं, जैसे बैडमिंटन है या टेबल टेनिस है या टेनिस है या फुटबॉल है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ज़बरदस्ती क्रिकेट मीडिया ने भारत में पॉपुलर किया हुआ है, तो क्रिकेट, सिनेमा और क्राइम ही मीडिया दिखाता रहता है, तो मीडिया को तो कोई अच्छी बात लगती नहीं है।
अब मैं बात करूंगी, एक बहुत ही घटिया गैंग है, ग्रुप है पूरी दुनिया में, लिबरल गैंग। ये जो लिबरल गैंग वाले लोग होते हैं ना, एक तो ये मतलब अति कर देते हैं, अति हर चीज़ की। अब इन्होंने क्या किया, LGBTQA++++, मतलब इन्होंने इंसान की जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है उसके ग्रुप इतने ज़्यादा बना दिए, इतने ज़्यादा बना दिए कि पागल ही हुए जा रहे हैं ये। हीट्रोसेक्सुअल मतलब जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं वो आमतौर पर लोग होते हैं हीट्रोसेक्सुअल। अब लेस्बियंस यानी कि महिला महिला के प्रति आकर्षित है, गेस पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित है, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों पुरुष और महिला एक दूसरे के प्रति आकर्षक हैं, और सेम जेंडर से भी और डिफरेंट जेंडर से भी। क्वेर, अब इन्होंने नया निकाला है क्वेर। क्वेर क्या होता है कि जो महिला होके भी थोड़ा थोड़ा टॉम बॉय जैसा हो, या जो पुरुष होके भी नेल पॉलिश लगाता हो, कुछ इस तरह का तमाशा। एसेक्सुअल, जिन्हें सेक्स में रुचि ही नहीं है, इस तरह के लोग। अब सबसे खतरनाक इन लोगों ने इजाद किया है, जी हाँ डिस्कवरी की है, इन्वेंट किया है। डिस्कवरी तो होता है खोजा, इन्वेंट होता है उसका आविष्कार ही कर देना, नया ही बना देना कुछ। तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया है जी, है वो है ट्रांसजेंडर ग्रुप। अब ट्रांसजेंडर क्या ग्रुप है, ट्रांसजेंडर ऐसा ग्रुप है जो मीडिया, लिबरल मीडिया ऐसे ऐसे बच्चों के दिमाग में ये बात भर रही है कि शायद तुम गलत बॉडी में पैदा हुए हो। तो ये लड़कों के दिमाग में ये भरना शुरू कर देते हैं कि दुनिया आसान है लड़की के लिए और तुम गलत बॉडी में पैदा हुए हो। तो उस लड़के को क्या करेंगे, उस लड़के को जब प्यूबर्टी 12 साल के बाद जब उसकी आवाज़ भारी होना शुरू होती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मूछें आने लगे या थोड़ा थोड़ा हार्मोनल बदलाव आने लगे, तो उसमें ऐसे ऐसे हार्मोन ठोकते हैं, अपोजिट हार्मोन मतलब दूसरे जेंडर के हार्मोन, ताकि प्यूबर्टी ब्लॉक हो जाए, मतलब प्यूबर्टी आए ना, वो पूरी तरह से पुरुष ना बन पाए। और उसके बाद जब वो 18 साल का होने लगता है, तब उसके बाद उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन कर देते हैं ताकि वो पुरुष से स्त्री बन जाए। और सेक्स चेंज ऑपरेशन जो है संभव नहीं है असल में, ये एक छलावा है, एक धोखा है। क्या होता है कि जो पुरुषों की जो गुप्तांग है ये उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब उसको शरीर के अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। बाकी जो जननांग है वो वैसे ही रहेंगे, बस उसका बाहर से ऐसा दिखावा हो जाता है कि जैसे वो स्त्री का जननांग है। तो इस तरह से इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है शरीरों को, जो पूरी जिंदगी हार्मोन लेते रहते हैं, अपने आप को पुरुष होते हुए स्त्री समझते रहते हैं और बीच का कुछ बन जाते हैं। और कई बार ऐसे ऐसे पीडोफाइल मतलब छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले ऐसे ऐसे आदमी हैं जो ये ढोंग करते हैं कि हम तो ट्रांस बन गए हैं, मतलब हमने चेंज करा लिया, जबकि कुछ चेंज नहीं कराया होता, बस ऊपर से उन्होंने लिपस्टिक और ये सारी चीजें लगा ली होती है, स्कर्ट पहन लिया होता है। ये क्या करते हैं, लड़कियों के बाथरूम में घुस जाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, ये स्त्रियों की जेल में पहुंच जाते हैं अपने आप को स्त्री बताकर कि हम तो स्त्रियों से आइडेंटिफाई करते हैं, और ये वहां जाके दुष्कर्म करते हैं। ऐसे बहुत मामले सामने आए हैं। अब जो लड़की है, लड़की का भी पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि तुम तो लड़के की बॉडी में पैदा होना चाहिए था, तुम गलत बॉडी में पैदा हुई हो। फिर उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं, उसको हार्मोन देंगे, फिर उसके साथ अजीब सा ऑपरेशन कर देंगे। अंदर से तो सेम चीज़ें रहेंगी ना, अंदर से जो आदमी के टेस्टिकल्स हैं वो तो सेम रहेंगे, अंदर से तो कोई चेंज नहीं आएगा। औरत के अंदर यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, वो कहाँ जाएंगी, वो सब चीज़ें कहाँ कहाँ चेंज होंगी, वो कैसे आदमी बन सकती है। एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है, जो क्रोमोसोम का अंतर हम में है, वो इतना भयंकर होता है कि अगर हम मर भी जाए तो हमारी हड्डियों से भी पता चल सकता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। लेकिन इन्होंने ट्रांसजेंडरिज्म का ऐसा ढोंग बनाया है, ऐसा ढोंग बनाया है कि लड़कियां जबरदस्ती ऑपरेशन करवा के और अपने अंदर एक नकली सा कुछ चीज़ लटकवा के उसको वो बोल रही है कि हम तो लड़का हो गए हैं, और ज़बरदस्ती हार्मोन ठोक ठोक कर अपने आप को दूसरे जेंडर बना रही है। और ये लड़कियां तो पागल हैं, और जो वो लड़के हैं वो भी पागल हैं, जो अपना शरीर का नुकसान कर रहे हैं और क्राइम करने के लिए स्त्री की देह में छुपने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतने ज़्यादा हैं, लेकिन महिलाओं को क्रिमिनल दिखाने के लिए कई पुरुष जानबूझकर महिला के कपड़े पहन लेते हैं और कहते हैं कि वो जब पुलिस रिकॉर्ड करती है वहाँ की, तो इन लिबरल्स की वजह से ये रिकॉर्ड करती है कि क्राइम महिला ने किया है, जबकि वो क्राइम पुरुष ने किया होता है। अब ये तो रही क्राइम की बात, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की बात। अब कोई आदमी 6 फीट का आदमी है, उसने 2 हार्मोन का इंजेक्शन लगा लिया और कहने लगा कि अब से तो मैं लड़की जैसा फील कर रहा हूँ, और जाके लेडीज़ की मुकाबले में घुस गया और बहुत सारा पैसा लेने लगा, बहुत सारे मेडल लेने लगा। वो तो जीत ही जाएगा ना वो आदमी जो है। तो इस तरह से तमाशा कर करके इन्होंने औरतों के स्पोर्ट्स को बर्बाद कर दिया, लेडीज़ के स्पोर्ट्स को बर्बाद कर दिया। तो जो लिबरल्स हैं ये ट्रांसजेंडरिज्म को सपोर्ट करते हैं। अब भारत में 2 फिल्में ऐसी बनी है, एक चंडीगढ़ करे आशिकी और एक पति पत्नी और
पंगा, इन दोनों फिल्मों में ये दिखाया गया कि जो लड़की है वो ट्रांसजेंडर है, मतलब वो पहले लड़का था बाद में लड़की बन गई। लेकिन ये कैरेक्टर दिखाने के लिए हमेशा इन्होंने सुंदर सुंदर लड़कियों का, ओरिजिनल बायोलॉजिकल लड़कियों का इस्तेमाल किया। एक फिल्म पति पत्नी और पंगा में तो अदा शर्मा थी, और चंडीगढ़ करे आशिकी में भी एक लड़की थी, मैं जिसका नाम भूल रही हूँ, वाणी कपूर थी उसमें। तो आप देखिए तो हर हाल में लड़कियों का इस्तेमाल करके भारत में भी ये घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिबरल्स का ये ट्रांसजेंडरिज्म वाला ढोंग ये है। अब एक और गंदगी इनमें है, जो ये कहते हैं कि ये टट्टी है, इसमें से तो खुशबू आ रही है, हमारे में तो कोई कमी नहीं है। ये इतने प्रो इस्लाम होते हैं कि इन्हें इस्लामिक टेररिज्म बिल्कुल नजर नहीं आता। जितने भी लिबरल्स होते हैं ये मॉक करेंगे, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएंगे, इन्हें सटायर मतलब व्यंग करेंगे, हिंदू धर्म और हिंदू समाज पर भी व्यंग करेंगे। इनके व्यंग का निशाना हमेशा हिंदू धर्म और हिंदू समाज ही होता है। इनके व्यंग का निशाना कभी भी इस्लाम और इस्लामिक समाज नहीं होता। इन्हें टेररिज्म नजर ही नहीं आता, ये अंधे हो जाते हैं कि टेररिज्म जैसी कोई चीज है भी। इतने सारे इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं, अलकायदा है, ISIS है, हिजबुल मुजाहिदीन है, इंडियन मुजाहिदीन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, स्टूडेंट इस्लामिक फ्रंट ऑफ इंडिया है, द फ्रंटियर प्रोविंस है, इतना सब कुछ है, हमास है, पर इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। और ये जो इस्लामिक संगठन है ये पिछले 50 सालों में कितने ज्यादा मनुष्यों की हत्या कर चुके हैं, भारत में ही कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, लेकिन इन्हें मजाल जो नजर आ जाए कि इस्लामिक टेररिज्म जैसी चीज है। एक लिबरल की तो कुछ मौकरी से, कुछ व्यंग से मैं प्रभावित भी थी, और मैंने उसका चैनल भी देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि कितना ज्यादा एक तरफा ये आदमी है। ये एक मुस्लिम महिला के साथ जाके कहता है, ये क्लेम करता है कि जेनोसाइड हो रहा है भारत में मुस्लिम्स का। है कौन सा भाई? जेनोसाइड बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं पे कोई आदमी लिंच होके मर गया, वो जेनोसाइड नहीं है। और ये जो लिंचिंग वाली बात है ये भी एक तरफा कहानी। अरे भारत में तो बच्चा चोरी होने के शक पे लिंच कर देते हैं, लड़की छेड़ने के शक पे लिंच कर देते हैं। ये जो विजिलेंटी जस्टिस है ये भारत में है ही। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत मैसिव स्केल पे जेनोसाइड हो रहा है मुस्लिम्स का। तो ये जो लिबरल्स है बहुत झूठ बोलते हैं, टेररिज्म इन्हें दिखाई नहीं देता। मैंने उस लिबरल को कमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि तुमको क्या यूके ग्रूमिंग गैंग्स नहीं दिखाई देते हैं, जो पूरी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, जिसका शोर बज रहा है? लेकिन नहीं, इन लोगों को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दिखाई नहीं देता इस्लाम का। तो इसलिए जो लिबरल्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो कहते हैं कि देखो हम बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि अच्छी बातें भी हैं। यही वो है जो इन्फेंटिसाइड, बच्चों की हत्या पे बात करते हैं। यही वो ग्रुप है जो फोर्टिसाइड, छोटी बच्चियों की भ्रूण हत्या पे बात करते हैं। यही वो ग्रुप है जो डिवोर्स पे बात करेगा कि डिवोर्स देश में आम होना चाहिए। 1% डिवोर्स रेट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जोड़े जो है नाखुश हैं, बहुत मुश्किल है डिवोर्स आसानी से मिलना चाहिए। यही वो ग्रुप है जो इन सुधारों की बात करेगा कि समाज में आने चाहिए। ज्वाइंट फैमिली के खिलाफ यही ग्रुप बोलेगा। लेकिन ये ग्रुप प्रो इस्लाम है, लेकिन ये ग्रुप जो प्रो ट्रांसजेंडरिज्म है, लेकिन ये ग्रुप एंटी इंडिया भी है। जी हाँ, इन्हें इंडिया में ही सारे कीड़े नजर आते हैं। अभी जैसे पता चला कि जो वेनिस है, जो 2 लफ्जों की है, ये कहानी वाले गाने वाला वेनिस, ये जो वेनिस है ये टीवी में तो इतना सुंदर दिखाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि वो जो लैट्रिन का पानी है वो सारा उधर ही उसी पानी में जा रहा है, कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। लेकिन कभी भी ये यूरोप की कोई बुराई नहीं करते, हमेशा तुलना करते रहेंगे कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो भारत का जो लिबरल है वो पूरा का पूरा एंटी इंडिया। इंडिया में तो हर बुराई उन्हें नजर आ जाती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज की उन्हें कोई बुराई नजर आती ही नहीं है। तो जैसे कि ये इंडिया की गंदगी दिखाते रहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि अमेरिका में भी जो है वो रोड साइड पॉटी करने की घटनाएं बहुत होती हैं। वहाँ पे नशा इतना ज़्यादा है, वहाँ पर ये चीज़ें हैं जो मीडिया के थ्रू अब क्योंकि लोग जाने लगे, खुद वीडियो बना के बताने लगे। अब भारत में तो गर्मी हो जाती है तो ये लिबरल्स का क्या तमाशा होता है, हाय मोदी गवर्नमेंट का सत्यानाश जाए, इन्होंने इतनी गर्मी बढ़ा दी, इन्होंने इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन कर दी, पेड़ काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि गर्मी चलो ठीक है मनुष्य की हरकतों की वजह से भी हो रही है, लेकिन ये ग्लोबल फिनोमेना भी होता है। अरे भाई होती रहती है ये चीज़ें, पहले आइस एज भी तो आई थी कभी इस दुनिया में। तो ये जो वातावरण है उसका बदलाव तो आता जाता रहता है। पिछले वर्ष ही यूरोप में 61,000 लोगों की जान गई थी। वहाँ पे ना AC है ना बात है, इतना ज़्यादा तप रहा है वो जगह, और अब भी कई हजार लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इन्हें यूरोप में ना तो कोई गंदगी नजर आती है, ना कोई कमी नजर आती है। आपको पता है एमिली इन पेरिस नाम का एक नाटक है जो बहुत ही प्यारा नाटक है, उसे देख के ऐसा मन करता है कि आप पेरिस चले जाओ। लेकिन असल में जो लोग पेरिस गए वो बताते हैं कि भाई इनकी गलियां सड़ रही होती हैं, टॉयलेट की बदबू आ रही होती है, AC होता नहीं है,
और कैमरे पे अच्छा लगता है। तो ऐसे भारत की तो ये सब गंदगी दिखाते हैं, भारत की खूबसूरती ये दिखाते नहीं। भारतीय राज्यों की तो कहीं पे अगर कोई साफ सफाई है भी, गलती से हो भी गई है, तो ये नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ भारत में ढूंढ ढूंढ के गंदगी दिखाएंगे। तो ये लिबरल्स ऐसे ही हैं, और पूरी दुनिया के लिबरल्स ऐसे ही हैं। इतने प्रो इस्लाम हैं पूरी दुनिया के लिबरल्स कि इन्होंने यूरोप और अमेरिका में इस्लामिक देशों के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए। ऐसा ऐसा अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि जो सरकारें हैं वो उन इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चों तक का जो है भत्ता दे रहे हैं। मतलब बेरोजगारी भत्ता उन्हें मिल रहा है, पूरे पूरे परिवार को, पूरा पूरा परिवार, 10-10 लोग जाके वहां पर चले जाते हैं, और वहां पर क्राइम तो ये करते ही करते हैं। वहां के होटलों में रुकवा रखा है वहां की गवर्नमेंट ने। और ये सारा का सारा तमाशा इन लिबरल्स का किया धरा है। ये लिबरल्स जो हैं वो कहते हैं कि पूरी दुनिया तो एक ही देश है, एक ही देश होना चाहिए, कहीं पे कोई बाउंड्री होनी नहीं चाहिए। वैसे ये पर्सनल बाउंड्री की बात बहुत करते हैं कि यू डोंट रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज यू, लेकिन ये देशों की बाउंड्रीज को खत्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि प्रो इस्लाम जो लोग हैं या इस्लामिक लोग हैं वो पूरी दुनिया में चले जाएं आसानी से, वो हर जगह फैल जाए और हर जगह वो अपना कार्यक्रम कर सके, जो भी उनका कार्यक्रम है। जैसे कि अपराध है, जैसे कि महिलाओं पर अचानक से हमला कर देना है, दुष्कर्म करना है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स बनाना है, बम फोड़ देने हैं, ये सारे काम हर जगह होने चाहिए। क्योंकि लिबरल्स को ना इस्लाम से बहुत प्यार है, इस्लामिक से बहुत प्यार है। और पुरुष जो लिबरल्स हैं वो तो बच जाते हैं, उनका तो कोई नुकसान होता नहीं है। लेकिन इन पुरुषों के प्रभाव में जो महिलाएं आती है ना, वो ऐसा ऐसा नुकसान झेलती हैं कि एक अंग्रेज महिला, एक जर्मनी की एक महिला, एक पाकिस्तानी मुस्लिम के प्यार में पड़ के वहाँ पर कैद हो गई, उसे छुटाना पड़ा। कहीं पर जो मुस्लिम आदमी के प्यार में पड़ जा रही है, वो आदमी इतना हिंसक है, उसके दिमाग में ये काफिर है, ये काफिर है, इतना भरा पड़ा है कि वो उस महिला से शादी करने के बाद भी उसकी हत्या कर दे रहा है। तो इतना कुछ हो रहा है। तो लिबरल्स जो ग्रुप है वो भी बहुत खतरनाक ग्रुप है। तो इन्हें अपनी कोई कमी नजर आती नहीं, इन्हें अपनी कोई गंदगी नजर आती नहीं, इन्हें सारी गंदगी दूसरों में ही नजर आती है। तो मैंने आपको बताया कि मनुष्यों का जो हर समूह है उसे अपने अंदर कोई गंदगी, कोई बदबू कुछ नहीं नजर आती। उसको वाकई में ऐसा लगता है कि टट्टी भी उसकी जो है महक रही है, बहुत अच्छी खुशबू दे रही है, लेकिन दूसरे का सब कुछ सड़ा हुआ है, दूसरा में सब कुछ बुराई है। तो जब इंसान अपने अंदर भी बुराई देखना शुरू करेगा तब जो है उसमें सुधार आएगा। तो मेरे पिता भी एक कहावत बोलते थे, बुरा देखियन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन देखियो आप मुझसे बुरा ना कोई। तो जब इंसान के समूह अपनी बुराइयां देखना शुरू करेंगे, जब आदमी आदमियों की बुराइयां देखना शुरू करेंगे, औरतें औरतों की बुराइयां देखना शुरू करेंगे, बच्चे अपनी बुराइयां देखना शुरू करेंगे, बुजुर्ग जो हैं वो अपनी बुराइयां देखना शुरू करेंगे, देश जो है अपनी बुराइयां देखना शुरू करेंगे, दूसरे देशों की बुराइयां नहीं। जो धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म में बुराइयां देखना शुरू करेंगे, दूसरे धर्मों में नहीं। तब जो है मनुष्यों का जो समाज है वो सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक रह पाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है ये समझाने की कि हमें अपने अंदर भी बुराइयां देखनी चाहिए और उन बुराइयों को खुद दूर करने का प्रयास कीजिए। याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपको गुलाम नहीं बना सकता जब तक कि आप अपनी गुलामी में सहयोग ना दें। तो एक समूह का हिस्सा तो मैं भी हूं और उस समूह के हिस्से के को मैं संबोधित करना चाहती हूं। मुझे पता है कि स्त्रियां ये चैनल बहुत कम देखती हैं। शर्म करो, खुद अपनी गुलामी से बाहर निकलो। खुद जो तुम भ्रूण हत्याएं करवाती हो, बच्चे की जांच करवाती हो, लिंग परीक्षण करवाती हो, उससे दूर हटो। खुद जो तुम्हारे पिता तुम्हारे गुलामी के लिए सामने वाले को पैसे भी देते हैं, तुम्हें गुलाम बना के भी भेजते हैं, उससे पीछे हटो। दहेज का खुद विरोध करो। अगर लड़की दहेज का विरोध करेगी तो उसकी शादी नहीं होगी, तो कम से कम वो ऐसी बुरी लालची लोगों से तो बच जाएगी जिनके घर जाने से। अगर लड़की खुद ये कहेगी कि वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेगी, वो पहले अपने हस्बैंड के साथ कुछ साल रहेगी, वहां पर ठीक अगर उसका पटा, तो जब बहुत जरूरत होगी सास ससुर को, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तब उनकी सहायता करेगी। तब अगर वो ऐसा करेगी 99% लोग उससे शादी नहीं करेंगे, वो बच जाएगी ऐसे परिवारों में जहां पर लड़का शादी करते ही कहता है कि मेरी माँ की सुनो, मेरी बाप की सुनो, मेरी बहन की सुनो, इसकी सुनो, उसकी सुनो, पूरा का पूरा गैंगअप जो उसके अगेंस्ट हो जाता है उससे बच जाएगी। लड़का जब ये जिम्मेदारी लेने लगेगा कि लड़कों के समूह कितने अपराध करते हैं और अपने आसपास महिलाओं का मजाक उड़ाने पे, उनको गंदा बोलने पे, उनको गंदी नजर से देखने पे जब दूसरों को टोकने लगेगा तो ये क्राइम कम होने लगेंगे। जब मुसलमान अपने अंदर झांकेंगे कि आतंकवाद कितना हमारी वजह से है, हमारी औरतें पूरी दुनिया में मजाक बन रही हैं कि हम उन्हें बैट्स बना रहे हैं, उन्हें बीन बैग्स बना रहे हैं, कचरे के ढेर जैसी वो लग रही हैं, वो बुर्का पहन के घूम रही हैं,
तब उनको उनका जो है सुधार होएगा, उनमें कुछ सुधार होएगा। जब हिंदू इतना व्यर्थ का अभिमान करना बंद कर देंगे कि हम तो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, हम तो स्त्रियों की पूजा करते हैं जबकि कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, हम तो स्त्रियों की पूजा करते हैं जबकि सती प्रथा भी हमारे यहाँ थी और जौहर भी हमारी ही स्त्रियों ने किया, जबकि हमला तो पूरी दुनिया की स्त्रियों पर हो रहा था, पुरुषों द्वारा हमला तो हर जगह पर हो रहा था, लेकिन कहीं पर किसी स्त्री को ये आइडिया नहीं आया कि मुझे तो मर ही जाना चाहिए क्योंकि मेरी समाज में स्वीकार्यता ही खत्म है। ये आइडिया भी हमारी ही स्त्रियों को आया। तो हम तो नदियों की पूजा करते हैं, प्रकृति पूजक हैं, सत्यानाश कर दिया है हमने नदियों का। गाय माता है मगर गाय कूड़ा खा रही है। तो ये जो व्यर्थ का अभिमान है ना, हिंदू छोड़कर अपने अंदर झांक कर देखेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सब लोग बहुत खुश हैं, दादी नानी की कहानियां सुन रहे हैं। नहीं, तुम्हारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में दादी नानियां भी रोती आई थी, अभी जो औरतें हैं वो भी रोती आई हैं। अगर तुमने इसमें सुधार नहीं किया तो आगे भी पीढ़ियां रोती ही आएंगी। तो ये ड्रामा बंद करो, ये अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर सुधार करो। और ऐसा ही औरतों को भी अपनी गुलामी से छुटकारा खुद पाना चाहिए, अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। आदमियों को भी अपने अंदर खुद सुधार करने की जरूरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी उनकी कमी है, अपने अंदर उनको खुद सुधार करने की जरूरत है। अपने अंदर की बुराइयों को झांकना सीखें, अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना सीखें और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करें। हमेशा उंगली दूसरों पर करते रहने से ही इस संसार में ऐसा हो रहा है कि कोई भी नहीं सुधर पा रहा है, किसी का ध्यान अपने अंदर है ही नहीं। और दूसरों को सुधारने से बेहतर होता है खुद को सुधारना। धन्यवाद। जय हिंद।